स्क्रीन विजुअल है ना? हाँ विजिबल। अगर मैं रूफटॉप की बात करता हूँ कि अगर अपने को रूफटॉप पे क्या कहते हैं प्लांट डिजाइन करना है तो क्या क्या पैरामीटर अपने को चाहिए साइट सर्वे के लिए, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेना कोई भी ब्रीफ में, छोटा सा 2 मिनट का शॉर्टकट। एक तो लोकेशन चाहिए उसकी, लैंगिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूड और सेकंड। फिजिकल साइट सर्वे के लिए हम जाएंगे, उसका मतलब डिस्टेंस वगैरह पैरामीटर्स वगैरह नापेंगे सब कुछ कि कौन सी चीज़ कहाँ है मेजरमेंट क्या ऑफ है। रूफ सेकंड। थर्ड, उसके बाद लोकेशन ऑफ इन्वर्टर एंड एसीडीबी वगैरह देखेंगे। जो भी हमारे इक्विपमेंट्स साइट्स पे लग रहे इक्विपमेंट समझ गए ना क्या क्या होते हैं, नो इन्वर्टर हो गया, एचडीबी हाँ। डीसीडीबी, अर्थिंग पिट्स, हम्म। ये सारे हमारे इक्विपमेंट है जो ऑन द साइट पे अपने को जब प्लांट हम इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे इक्विपमेंट्स अपने को लोकेशन पे एक फाइनलाइज करना होता है कि अपने को ये सारी चीज़ें कहाँ लगानी है। तो ड्यूरिंग द साइट हम्म। सर्वे जब हम साइट सर्वे करने जाते हैं तो ये सारे पॉइंट्स जो भी अपने इक्विपमेंट लोकेशन फाइनलाइज करना होता है। फिर नेक्स्ट, फिर कैलकुलेशन ऑफ केबल्स करेंगे, डीसी केबल की केबल लेंथ रिक्वायरमेंट। अपने को फाइनल करना है, डीसी केबल छोड़ो, एसी केबल और अर्थिंग एसी स्ट्रिंग। केबल। डीसी केबल आपका इन्वर्टर जहाँ प्लेस करोगे वहाँ से आपकी स्ट्रिंग बनते हुए आएगी, तो आप वहाँ पे एक टेंटेटिव आइडिया भी नहीं लगा सकते। बस आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि 10 10 इंटू 20 ऐसा कुछ एक कैलकुलेट कर सकते हो, पर वो एक परफेक्ट नहीं होगा। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता है, तो डीसी केबल को नेगलेक्ट करो, उसकी जगह आप एसी केबल उसकी लेंथ कैलकुलेट करो, क्योंकि मेजर इम्पैक्ट जो कॉस्ट इफेक्टिव में आता है वो आपका एसी केबल करेगा। अच्छा ठीक है। जो कॉस्ट इफेक्टिव है मींस कहने का मतलब ये है, अगर आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं किसी भी प्लांट में, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन आपका डीसी केबल इफेक्ट नहीं करेगा उतना जितना आपका एसी केबल इफेक्ट करेगा। एसी ठीक। केबल आपकी 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये मीटर है, और डीसी केबल आपकी 50 रुपये, 60 रुपये मीटर है। तो आपके ओके। अगर 10 मीटर भी एक्स्ट्रा लग रही है, इन द सेंस आपने 10 मीटर आपकी शॉर्ट भी पड़ेगी, उसके कॉस्ट आप ऐड करोगे तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन आपने जहाँ 10 मीटर यहाँ पे एसी केबल में वेरी कर दिया, वहाँ पे आपको 5 से 10 हज़ार रुपये का वेरिएशन आने ही आना है। और 10 मीटर से ज़्यादा कुछ वेरिएशन हो गया तो आपका 50 60 70 हज़ार रुपये आराम से वेरी करेगा। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एसी केबल मैटर करती है, ना कि डीसी केबल। तो ओके। आपको एसी केबल की लेंथ लेनी है। ओके, फिर नेक्स्ट ओके। उसके बाद अर्थिंग की लोकेशन फाइनलाइज अर्थिंग की करेंगे। लोकेशन क्यों फाइनलाइज करनी है? क्योंकि वो आपका ग्रीन एरिया अपने को फाइनल करना होता है। क्लाइंट ने आज इजीली यहाँ लग पे ओके जाता किया, है। बट वो आपको कहेगा कि नहीं ये मैं अपना पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो आपकी लोकेशन हैंड टू हैंड वो चेंज भी करा सकता है। इसलिए आपको ड्यूरिंग द साइट सर्वे जो भी इक्विपमेंट्स लेआउट्स है वो आपको फाइनलाइज करके आना होता है, क्योंकि उसके हम्म। बाद एमओएम बनता है। एमओएम इन द सेंस मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो भी क्या आपने चीज? क्लाइंट से डिस्कस किया है, जो भी आपके जो क्लाइंट के बीच में डिस्कशन हुआ है, जो भी फाइनलाइज हुआ है, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए थे, उसके बेस पे आप क्या बनाओगे एमओएम। जो भी पॉइंट्स हैं उसको आप नोट करोगे वर्ड वेब फाइल में कि एक एमओएम बना के कि मेरे क्लाइंट ये मेरे को साइट पे ये ये बात पर्सन हुई। कॉन्टेक्टेड पर्सन थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे फाइनलाइज करी है, उनके सिग्नेचर अपने सिग्नेचर हैंड करके अपना वो ईमेल के थ्रू उनके वर्ड जो भी उनका ईमेल आईडी है जो उसके ऊपर एग्रीमेंट, मतलब एक तरह से दोनों तरफ से एग्री करके वो चीज़ें आपको फ्रीज करनी है। फ्रीज क्यों करनी है? कि बाद में अगर लोकेशन चेंज होता है तो क्लाइंट के हैंड में हम वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं कि सर आपने पहले ये किया था, इसकी वजह से आपका ये चीज़ें आपने पहले एग्री किया था लेकिन आपने इस चीज़ को मना कर दिया, इसकी वजह से आपका क्या वेरिएशन आना है, क्या इनपुट आना है, वो सारी चीज़ें आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी आपके लिए रास्ता ओपन है। लेकिन अगर आपने एमओएम साइन नहीं किया, मीन्स आपने एमओएम उसके साथ शेयर नहीं किया, तो क्लाइंट कहेगा कि नहीं मैं तो ऐसी टेंटेटिव, एक तरह से वो कोई भी चीज़ फ्रीज नहीं करेगा। तो अपने को फर्स्ट ऑफ टाइम पे जब भी साइट सर्वे करने जाना है तो एमएम सेकंड ऑप्शन है, मतलब आपने जो भी पॉइंट्स डिस्कस कर लिया वर्बली, आपने बातचीत कर ली वो तो ठीक है, बट आपको इन रिटर्न में भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए, हम्म। जो भी चीज़ आपके और उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जो भी आपने उस किसी बात पे वो एग्री हुआ है, आप किसी बात पे उसको एग्री किए हो, वो आपका एक इन रिटर्न में भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसको हम डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, एमओएम, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग। वो तो नॉर्मली कॉपी में लिख के उससे साइन वाइन करा लेंगे ऐसे ही ना। कॉपी में लिख के करवा लोगे, बट मेल पे कॉपी नहीं भेजोगे ना, तो उसको वर्ड में करोगे तो ज़्यादा बेटर अच्छा है ना। अच्छा ओके। वर्ड में टाइप करके एक अपना कंपनी का लोगो जो भी है, वो उसका कंपनी का उसका जो भी नाम है जो भी है उसका एक तरह से मीटिंग पर्सन कॉन्टेक्टेड पर्सन दिस एंड हुज पॉइंट टू हैव बी डिस्कस एंड फाइनलाइज दिस पॉइंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, नीचे अपना नाम साइन सिग्नेचर, उनका नाम साइन सिग्नेचर डेट डाल के उसको फाइनलाइज कर दो। फाइनलाइज करने के बाद क्या करोगे, उसको सीधा मेल करो व्हाट्सएप पे कि सर आपके बीच में ये है, उसके बाद वहाँ से अप्रूवल आएगा। उसके बाद आप डिटेल इंजीनियरिंग डिज़ाइन जो आपका वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि अपने को जो भी डिटेल इंजीनियरिंग अपने को पहले फाइनलाइज फ्रीज करनी होती है आपकी पहली मॉडल लेआउट। लिख लो अपने पास, जो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट क्लोज होता है
उसके पहले अपने को 4 लेआउट फाइनलाइज करना होता है। पहला होता है अपना मॉडल लेआउट, दूसरा हम्म। होता है अपना एसएलडी, तीसरा होता है अर्थिंग एल लोकेशन, और चौथा होता है अपना इक्विपमेंट लेआउट। एसएलडी के बाद क्या था? मॉडल लेआउट हो गया, एसएलडी हो गया, अर्थिंग हम्म। एंड एल लेआउट, अर्थिंग एंड एल लेआउट, एंड नंबर फोर्थ होता है आपका इक्विपमेंट लेआउट, जहाँ जहाँ आपने प्लेस किया है। ये 4 लेआउट पे आपको क्लाइंट का अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये जैसे 4 लेआउट पे आपका अप्रूवल आ गया, देन उसके बाद सारी चीज़ें आपकी क्या होगी, फ्रीज होगी। आपका फोर्थ 10th फोर्थ नंबर क्या था? फोर्थ नंबर क्या था? इक्विपमेंट लेआउट, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का लेआउट। थर्ड नंबर अर्थिंग एंड एलए का, एलए लेआउट। अर्थिंग एंड एल लेआउट। ए एल एल और क्या सर? लाइटिंग अरेस्टर, जो छत के ऊपर हमारा बिजली जो ठीक है, ठीक है, अरेस्ट ठीक है। करता है। एल अच्छा, लगाओ इस पूरे प्रोसेस में क्या कह रहे थे हम? किसको, लेआउट को, अर्थिंग एंड एल लेआउट। नहीं नहीं, ये जो चारों चीज को मिला के एक प्रोसेस का नाम दिया था ना हमने, एमओएम क्या, कैसे ये कुछ? एमओएम तो आपका इन रिटर्न होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, वो आप वर्ड में बना के दोगे टाइप करके। जैसे ही वहाँ से वो आपकी चीज़ें मेल कर देते हो, उसके बाद आपको किसी भी प्लांट को अगर डिजाइन करना है, तो ये 4 लेआउट आपको फर्स्ट डे ही, जैसे आपको वहाँ से अप्रूवल आ गया, क्लाइंट ने ओके कर दिया कि ठीक है आप हमारा प्रोजेक्ट लगाओ, फिर ये फर्स्ट डे ही आपको ये 4 ड्राइंग आपको बना के सबमिट करनी होती है। फर्स्ट डे मतलब स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे मतलब नहीं कि आज ही आज बना के देना है। फर्स्ट डे मतलब आपको स्टार्टिंग से आपको ये 4 लेआउट बना के देनी है स्टार्टिंग में। देन उसके बाद डीसी स्टिंगिंग जो भी बची कुछ लेआउट है, उसके बाद आप उस पर डिटेल वर्किंग करो, कोई इशू नहीं है। पर अपने को स्टार्टिंग में 4 फ्रिज अपने को करनी है, 4 लेआउट। क्योंकि ये 4 लेआउट फ्रिज होगी तो आपका BOM, यानी हमें क्या करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने से पहले, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, लेआउट चाहिए। कॉस्ट। कॉस्ट तो आप तब निकालोगे ना जब आपका फाइनलाइज होगा। हाँ, लेआउट के बाद। हाँ, पहले आपको क्या चाहिए, लेआउट्स, मॉडल लेआउट निकालना है। मॉडल लेआउट्स में आपका नंबर ऑफ मॉडल का क्वांटिटी फ्रीज हो जाएगा, इन्वर्टर फ्रीज हो जाएगा, कितने आपके इन्वर्टर लग रहे हैं, कितने किलोवाट के लग रहे हैं, पैनल कितने वाट पीक के लग रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पैनल्स हैं, ये सारी फ्रीज हो जाएगी। आपका ओके। इक्विपमेंट लेआउट से आपका AC DC केबल कितना लग रहा है वो फ्रीज हो जाएगा। आपने ओके। इन्वर्टर यहाँ लगाया है तो आपको उसमें क्या पता चल जाएगा कि मेरा यहाँ से एक स्ट्रिंग की लेंथ ये आ रही है, मल्टीप्लाई बाय जितने नब की स्ट्रिंग बन रही है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका टोटल नंबर ऑफ DC केबल निकल के आ गया। ओके। आपका DC केबल फ्रीज हो गया। AC हम्म। केबल आपको पता चल गया कि आपका इक्विपमेंट लेआउट को बता रहा हूँ मैं, इक्विपमेंट लेआउट में क्या होता है कि आपके जहाँ जहाँ इक्विपमेंट लग रहे हैं उनका आपका पूरा डिस्टेंस, पूरा प्रॉपर एक इमेज लेके, इमेज मतलब मैं जो लेआउट शेयर करूँगा रेफरेंस के लिए, वो एक बार आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेना, एक अभी आज के डेट में मैं वो भेज दूंगा। उसमें सारे मतलब जो भी लेआउट्स हम वर्किंग करते हैं, उन सारे लेआउट्स का अपने पास कॉपी पड़ा हुआ है, मतलब उसमें प्रैक्टिस के लिए है। या तो आप उसको रेफरेंस लेके आप किसी अदर प्रोजेक्ट पे काम करो, या उसी प्रोजेक्ट को उठा के अपने अकॉर्डिंग उसको रेफरेंस देके एक प्रोजेक्ट पे अगर आपने कर लिया ढंग से, तो आपको सारा माइंड में आपकी चीज़ें बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी कि आपको दूसरा प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ अपने को दिखानी होती है किस लेआउट में, और क्या क्या चीज़ें अपने को हाइड करनी होती है किस लेआउट में। क्योंकि सारी चीज़ें हर लेआउट में अपने को दिखाना मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि लेआउट्स अलग अलग है, अलग अलग नाम है, तो अलग अलग चीज़ें अपने को दिखानी होती है। ओके। क्योंकि सारी चीज़ें हरे हमें मैंडेटरी नहीं है ना। डीसी स्टिंग में अपने को डीसी स्टिंग लेआउट बना रहे हैं तो उसमें हमें अर्थिंग दिखाने की जरूरत थोड़ी ना है। उसमें तो हम डीसी केबल ही लिख के दिखाएंगे ना, खाली जो अपने यूज़ के लिए दिखे। हम्म। अर्थिंग लेआउट में अपने को डीसी केबल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थिंग में सिर्फ हमारी अर्थिंग स्ट्रिप कहाँ कहाँ से रन कर रही है वो सारी चीज़ है। तो एक रेफरेंस के लिए मैं सारी चीज़ें भेज दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस लेआउट में क्या चीज़ें दिखानी है, और कौन सी लेयर ऑफ करके क्या चीज़ें अपने को हाइड करनी है। ये सारे लेआउट्स आप उस रेफरेंस के थ्रू, उसमें कैड फाइल है उसमें आप देख लेना, 2-3 प्रोजेक्ट हमने डिजाइन किए हैं, तो पूरा कैड फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा, तो उससे आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा। तो मैं कहाँ था, 4 लेआउट्स के बारे में बता रहा था। ये अपना हो गया मॉडल लेआउट, एक हो गया अपना इक्विपमेंट लेआउट, एक हो गया आपका SLD, एक हो गया आपका फुल अर्थिंग। अर्थिंग एंड LL लेआउट। ये 4 चीज़ें आपको स्टार्टिंग में क्लाइंट से अप्रूवल के लिए डाल देनी होती है। जब भी आपके 4 लेआउट प्रिपेयर हो गए आप अप्रूवल के लिए डाल दो। फिर आपका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी आपने क्वांटिटीज BOM यानी बिल ऑफ मटेरियल पर बनाया है, आपका 60 to 70% कॉस्ट किसकी होती है, पैनल की और आपकी इन्वर्टर की। 60 to 70% आपकी कॉस्ट जो होती है पूरे प्रोजेक्ट में, वो आता है आपका इन्वर्टर प्लस में आपका मॉड्यूल्स। ये जो कॉस्ट आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रोक्योरमेंट के लिए जब डालोगे, खरीदोगे जो चीज़ मटेरियल, क्योंकि क्लाइंट की तरफ से सारा चीज़ ओके है, एग्रीमेंट है, एग्री है ना क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट लगाने के लिए, तभी तो आप प्रोक्योरमेंट करोगे। हम्म।
तो सबसे पहले अपने को क्या खरीदना होता है, जो भी आपका बीओएम का मटेरियल है, जो भी आपका मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है जैसे कि पैनल पैनल और हो गया, इन्वर्टर हो गया, एसी केबल, डीसी केबल, एसीडीवी बॉक्स, अर्थिंग रॉड, एलए, ये आपके मेजर्स आइटम्स है जो कि आप इसको स्टार्टिंग में मतलब परचेज के लिए डाल सकते हो। जैसे ही आपका परचेज, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक दिन में खरीद के मार्केट से उठा के नहीं लानी, इसमें कोई चीज़ आपकी एक हफ्ते बाद मिलेगी, कोई चीज़ आपको 10 दिन बाद मिलेगी, कोई चीज़ आपको एक अगले दिन ही मिल जाएगी, कोई चीज़ आपको ऑन द स्पॉट में मिल सकती है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आज परचेज के लिए डालते हो तो सारी चीज़ें इकट्ठा करने में आपका 10 दिन तो लगना ही लगना है। जैसे आप पैनल खरीद रहे हो तो पैनल तो जरूरी नहीं है ना कि आपके वेयर हाउस में अवेलेबल ही मिले 24/7। हाँ अगर कहीं पे वेयर हाउस लगा रहे हो, जैसे नोएडा में किसी आपने कोई सा पैनल लगा लिया, उसका स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है, उसका मटेरियल पैनल है ही नहीं, लगाना पड़ेगा। उसको मंगाने के लिए एक हफ्ता, 7 दिन, 10 दिन, 5 दिन जो भी लगता है, तो ये टोटली मिला के प्रोक्योरमेंट का काम जो होता है वो 10 दिन तक आपका ऑन द साइट पे 10 दिन लग ही जाएंगे डिलीवर कराने में। तो आपको इसलिए फर्स्ट डे ही आपको ये सारे लेआउट्स प्रिपेयर करके बीओएम क्लाइंट बना के आपको प्रोक्योरमेंट को दे देना है। प्रोक्योरमेंट इन द सेंस जो आपका परचेज सेल्स ये सारी चीज़ें देखता है ना, उसको आपको ये बीओएम शेयर कर देना है, ताकि वो अपना खरीदना लेना देना जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें करता रहे। ओके। ये इसलिए मैं 4 लेआउट अपने को फाइनलाइज करना होता है, क्यों? क्योंकि अपने को ये सारी चीज़ें पहले दिन प्रोक्योरमेंट को देना लिस्ट होता है, इसमें टाइम परचेज लगता है। करनी। ओके। तो 4 लेआउट्स बता दिए, उसके बाद अपना क्या होता है नेक्स्ट, उसके बाद अपना जैसे पैनल पहुंच गया, स्ट्रक्चर पहुंच गया, वैसे वैसे अपने आईएनसी टीम जाकर डिप्लॉय करती है साइट पे। देन उसके बाद धीरे धीरे अपना जो भी काम है स्ट्रक्चर लगाना, वो अपना काम स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होते ही फिर आप उसमें पहले जो बची हुई ड्राइंग्स है वो आप 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी टाइम लगता है उसको आप फाइनल करके पूरे आईएनसी टीम को फॉरवर्ड कर दो कि आपके तरफ से पूरा डिजाइन रेडी है। आईएनसी टीम उसके अकॉर्डिंग वो जो भी काम है वो डिजाइन ड्राइंग के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें अपना साइट पे इंस्पेक्शन करके कर लेगी। बस आपकी ज़रूरत पड़ती है एक में लास्ट में जाने की ज़रूरत पड़ती है, बीच में जाने की ज़रूरत पड़ती है, स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाने में जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपनी आपको खुद ही इन्फॉर्म कर देगी कि एक चक्कर मार लो आप, या लास्ट में चले जाओ, या एक बार बीच में चेक कर लो काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंपनी के ऊपर डिपेंड है, ये नहीं कि आपको जाना ही जाना है, मैंडेटरी है कि जाना ही जाना है, वो आपकी चॉइस नहीं है। कंपनी को लगता है कि हाँ एक बार भेजना सही रहेगा या नहीं रहेगा, लास्ट में जाना सही रहेगा या बीच में भेजा या स्टार्टिंग में भेजे, वो कंपनी का डिसीजन है, आपका नहीं है। आपको अपने सिर्फ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि मेरे को जो डिज़ाइन मेरी लेआउट्स है मेरे हैंड से वो फॉरवर्ड हो जाए किसके पास, एक तो क्लाइंट के पास, एक उसके आईएनसी टीम के पास जो वहाँ पे साइट वाले बंदे काम कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, साइट सर्वे करना है, डिजाइन करना है, बॉम्ब बनाना है, बीओक्यू बनाना है। उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको किसको फॉरवर्ड कर देनी है, बीओक्यू बीओएम आपको दे देना है सेल्स वाले बंदे को, जो सेल्स और परचेज देखता है, खरीदना बेचना जान करता है उस कंपनी में, उसको दे देना है। और जो भी आपके ड्राइंग्स हैं वो आपको आईएनसी टीम को फॉरवर्ड कर देनी है। तो इससे आपका क्या होगा, जो भी कंप्लीट टास्क है वो आपका पूरा होगा एक प्रोजेक्ट का। ये आपका कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क रहेगा, जो कि आपको जाके उसके जिस दिन बाद ज्वाइनिंग करोगे तो आपकी यही सारी चीज़ें उसमें आपको उसके बाद इरेक्शन कमीशनिंग भी होती है ना लास्ट क्या में, हैंड ओवर करते हैं ना फिर इरेक्शन हैंड ओवर इरेक्शन तो और करोगे तो कमीशनिंग डॉक्यूमेंट तो होता है ना कि मेरी तरफ से प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनता है। लास्ट में होता है। वो फाइनल हाँ कमीशनिंग हो मतलब जाती वो है जब नेट मेटर आपका सर्टिफिकेट लग है जाता है। टेस्ट, हाँ वो टेस्टिंग फिर हो गए मतलब वो तो पूरे। पूरा कंप्लीट होने के बाद की बात है। वो आप करो चाहे नहीं करो, कंपनी खुद ही करा लेती है। फाइनल एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी, एक हैंड ओवर सर्टिफिकेट देगी, क्लाइंट के साइन करा के एक कॉपी उसको दे दो, एक कॉपी अपने पास रख लो, बस खत्म। हम्म। और नेट मीटरिंग का प्रोसेस ये होता है, नेट मीटरिंग वाला लाइसेंसिंग वाला बंदा अलग होता है कंपनी में, वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। वो भी क्लाइंट से जो डॉक्यूमेंट लेने हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड, जिसके घर पे मीटर लग रहा है उसका आधार कार्ड पैन कार्ड ले लिया। और जैसे किसी डिस्कॉम में जो भी इसका फॉर्मेट होता है नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करने का, वो उसको ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन कर लिया, ऑफलाइन करना तो उसका प्रिंट करवा के अपने कंपनी के लेटर हेड पे जो ड्राइंग्स चाहिए वो लेटर हेड पे प्रिंट करा के वो आपको जाके ऑफिस में जमा कर देगा। अगर सीआईजी यानी जो वहाँ के अगर बंदे चेक करने आते हैं तो ठीक है, नहीं चेक करने आते तो वहाँ से आपका अप्रूवल मिल जाता है। हफ्ते बाद 10 दिन में आपका मीटर आके वो चेंज हो जाता है, बस उसका लाइजनिंग वाला बंदा अलग होता है। नेट मीटरिंग के लिए जो वो देनी होती है वो हम देते हैं ना, हम ही देते हैं ना क्या एप्लीकेशन। आप नहीं दोगे? लाइजनिंग वाला बंदा अलग रहता है अच्छा। जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स करता है। आपके पास इतना टाइम ही कहाँ है, आपका एक प्रोजेक्ट हो गया कंपनी दूसरे प्रोजेक्ट पर लगा देगी।
प्रपोजल भी तो होते हैं, जैसे कि कोई बंदा साइट सर्वे करके आ रहा है तो उस पर कैपेसिटी निकालनी है। का आप एक बार ज्वाइन करोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही है कि आपको सिर्फ डिज़ाइन पे देखना, फोकस करना है। डिज़ाइन कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। डिज़ाइन का काम ना सेल्स वाला बंदा करेगा, ना कोई मैनेजर करेगा, ना कोई लाइजनिंग वाला बंदा करेगा, ना साइट इंजीनियर वाला करेगा। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको करनी पड़ेगी। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कर रहे हो तो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्यों करोगे? वो अपना 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 सब निभाएंगे, अपना अपना करेंगे, जो ड्यूटी जो भी जिसकी जो है। ये चीज़ होता है ऑफिस में, इस कल्चर में, इंडियन सोलर में। तो मतलब इसमें सभी कंपनी में ऐसे ही होता है कि कुछ छोटी सबका कंपनियां होती है, सबका लाला लाला कंपनी ऐसे छोटी कंपनी हो गई। लाला टाइप की कंपनी तो मार्केट में बहुत ही है। ऐसा नहीं है कि लाला टाइप की सारी आपको एमएनसी मिलेगी। लाला टाइप तो सोलर में ऐसे ही कहता रहा हूँ कि सोलर मार्केट ऐसा है कि आपको हर एक नई दिन कंपनी, एक नई कोई ना कोई नोएडा में खुलती हुई मिलेगी। एक बार सर्च करोगे, आज के दिन 50 कंपनी है सोलर की, कल के दिन 51 मिलेगी, उसके अगले दिन 52 मिलेगी। ये नहीं है कि आपका सिर्फ मैंडेटरी कि आपको 50 है तो एक साल तक वो 50 ही रहेगी। वो आपका हर एक दिन बढ़ता रहता है सोलर में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है। और ये ऐसी मार्केट है सोलर की कि आपको इसमें ग्रो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ग्रो मतलब समझ रहे हो ना? ग्रो मतलब कि आपका आज का अगर 10% का प्रॉफिट लेके चल रहे हो तो आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल में उसका आपको 200% प्रॉफिट हो जाएगा। और जो आपकी सोलर के अदर इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आपका जो भी ऑटोमोबाइल्स के और जो भी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसमें इतना ग्रो नहीं देखने को मिलेगा। उसमें आपको 10% 5% ही हर साल आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन सोलर ऐसी फील्ड है कि आपका 100% तक का एक वन टाइम में 1 साल के अंदर अंदर ग्रो हो जाता है। क्योंकि आने वाला फ्यूचर पूरा फ्यूल पे डिपेंड है। जो भी अपने फ्यूल है, आप सारा चीज़ सोलर और आरई पे डिपेंड हो रहा है। तो इसलिए इसमें क्या है, ब्राइट फ्यूचर है। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? हाँ सर, ये मैं पूछ रहा था कि जैसे नेट नेट मीटरिंग बताया आपने, जो घर पे ऑलरेडी यूटिलिटी मीटर लगा हुआ होता है, तो वो रिमूव हो जाता है क्या नेट मीटरिंग लगने पे? वो आपका जो मीटर होता है वो होता है आपका यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल समझ रहे हो क्या होता है? हाँ सर, मतलब सिर्फ वो आ सकता है, तो वो मतलब जो ग्रिड से अगर आप पावर आ रही उसको है। बिजली बेच एक्सपोर्ट कर रहे हो ग्रिड में तो भी आपका यूनिट बढ़ेगा, या इंपोर्ट कर रहे हो ग्रिड से ले रहे हो बिजली तो भी आपका यूनिट वो बढ़ेगा। वो बढ़ता ही रहेगा यूनिट, वो घटेगा नहीं। या तो भेजो या तो लो ग्रिड से, या तो बेच रहे हो ग्रिड को या ले रहे हो, तो आपका यूनिट किसी एक बढ़ता ही साइड रहेगा। के लिए काम करेगा। वो इसको ये नहीं पता कि आप ग्रिड से ले रहे हो या दे रहे हो। वो होता है आपका यूनि डायरेक्शनल मीटर। मतलब वो टोटल काउंट कर लेगा वो वो। टोटल काउंट करेगा। अगर आपने जैसे 10 यूनिट ली बिजली आपने कंज्यूम कर ली और 10 यूनिट आपने बिजली बेच दी, तो वो आपका एक दिन का बिजली का जो बिल बना के दे देगा वो 20 यूनिट का बना के दे देगा। उसको ये नहीं पता कि आपने 10 ली है और 10 दे दी तो आपका जीरो हो गया। उसको ये पता है कि 10 ली है तो भी बढ़ गया 10, और 10 दी है तो भी बढ़ गया 10, तो 10 + 10 20 यूनिट का आपका बिजली का बिल किसी ने बन गया। नेट मीटरिंग से पहले साइट चालू कर दी था तो ये वो होता है हमारे आपका। ऊपर क्या आएगा, कई वो बिल साइटों पे हमारे ऐसा ऊपर ही होता है। आएगा। इसलिए नेट मीटरिंग से पहले हम जो भी लोड चलाते हैं या तो 20 से 30% या 50% तक ही चलाते हैं। 50% तक क्यों चलाते हैं? जो भी क्लाइंट का कंजप्शन है वो आपका खुद का यूज हो जाए। अगर 100% पे चला देंगे, अगर क्लाइंट ने अगर अपना क्या किया, लोड उसका 100% पे कंज्यूम नहीं हुआ, तो बिजली कहाँ जाएगी? खंबे में जाएगी। तो उसका बिजली का बिल जो खंबे में जा रही है ना, वो भी उसको भी पे करना पड़ेगा, क्लाइंट को पे करना पड़ेगा। जुड़ के आ जाएगा उसका। उसमें बढ़ के आ जाता है। ऐसा कई साइटों पे कह रहा होता है। कम होने की जगह डबल हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। मतलब है ये नॉर्मल मीटर ही है, बस ये बाई डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शन इसलिए लगाते हैं कि जितना आपने दी वो है वो अलग रिप्लेस हो काउंट जाएगा होती है, ना। और कितनी आपने ली है वो अलग काउंट होती है। इसलिए इसको हम बाय डायरेक्शनल मीटर कहते हैं, नेट मीटर को। अच्छा, मतलब वो रिप्लेस कर देगा ना बस पुराने वाले मीटर को हमारे। जो पुराना मीटर है वो रिप्लेस होके उसकी जगह क्या हो जाएगा, नया मीटर आ जाएगा। बाय डायरेक्शनल मीटर लग जाएगा, ठीक है। सभी डिस्कोम में ये होता है कि अलग अलग होता है। जैसे पंजाब साइड के एरिया में वहाँ तो सर मतलब अलग से लगता है ना, प्रोडक्शन मीटर और अपना यूटिलिटी मीटर भी रहता है। मैं एक फोटो भेजता हूँ जो मेरे पास थी प्रोडक्शन यूनिट। मीटर नहीं लगता है यहाँ पे। हैं? दोनों लगते हैं। प्रोडक्शन मीटर नहीं लगता है। नौ के 9 कॉलम खड़े हो गए हैं। एक काम चल रहा है। यहाँ पे अपना इन्वर्टर लोकेशन था, ये अपना स्ट्रक्चर फाइनल होके कुछ इस टाइप का दिख रहा था। ये फिर
सारा बैलेंस का सारा मतलब हमारा यूज हो चुका है। लग चुके हैं सारे। अब सिर्फ पैनल लगाना इसमें बाकी है। ये कहाँ पे लग रहा है, नोएडा की है क्या? किसी दिन ना साइट पे भी ले चलना है। ये अपना इसी पे लगेगा। और यहाँ पे अपना जो इन्वर्टर लोकेशन यहाँ पे मैंने फाइनल किया था, ये अपना इन्वर्टर यहाँ पे टंग गया। कहाँ पे है इन्वर्टर? उसके आसपास ही लगाया हुआ तो यहाँ पे इन्वर्टर लोकेशन मैंने क्लाइंट से पूछा कि सर यहाँ तो। पे ओके इन्वर्टर ओके। है, तो उसने कहा था ठीक है ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे जाके वो इन्वर्टर टांग दिया। हाँ, आप लोग तो वैसे रिकमेंड करते हो कि एमएसपी के पास इसके जो उसका एम, घर का बोर्ड होता होगा उसके आसपास ही लगाए हैं ना? हाँ, वो क्लाइंट को कन्विंस करना है ना, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन द फर्स्ट प्रायोरिटी। हम्म। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अपना ड्राइंग से बात करते हैं। तो डिजाइन में अपने को आज मॉडल लेआउट कवर करना है कि मॉडल लेआउट कैसे बनाते हैं। तो अच्छा। नोएडा का कोई भी या दिल्ली का कहीं का भी एक लोकेशन में सर्च कर लेता हूँ, कोई भी एक रैंडम बिल्डिंग फाइनल कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे क्या पेस्ट करना है, यहाँ पे आपको वो लोकेशन पेस्ट करनी है जो कि आपके क्लाइंट की है। लेट क्या है, लॉन्ग क्या है, उस बिल्डिंग का लेट लॉन्ग को भी पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपकी बिल्डिंग सर्च होके आ जाएगी। मैं अभी रैंडमली कोई सा भी लेट लॉन्ग कॉपी करके कोई सा भी एक शेड ले लेता हूँ और एक आरसीसी ले लेता हूँ, जिससे कि आपका दोनों टॉपिक एक ही बार में आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका टीन शेड हो गया, ठीक है। ये आपके इसके बगल में एक आरसीसी हो गया। एक आपका टीन शेड। वॉइस क्लियर है ना मेरी? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ 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 क्लियर है। ये कोई भी हाँ, हाँ बिल्डिंग हाँ लेता रैंडमली जिसपे अपने को टी शर्ट भी दिखेगा और एक अपना आरसीसी भी दिखेगा। इसको इस वाली बिल्डिंग को देख के क्या क्लियर हो रहा है बताओ? ये वाली बिल्डिंग आपकी है, क्या क्लियर हो रहा है? इसकी हाइट कुछ आइडिया लग रहा है कैसे क्या है? छोटी वो जो ज़्यादा ज़्यादा है। इसकी छोटी है हाइट इसकी, जो इस पे पाम रखा हुआ है। ये आपका और आरसीसी ये है। टिल्टेड, इसमें टिल्टेड लग रही ये आपका है, ये हाँ, ये फ्लैट है। ऊपर वाली आरसीसी है, नीचे वाली टीन शेड है। नीचे वाली टी शर्ट है। इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट कम है, क्योंकि देखो ये नीचे जो ब्लैक ब्लैक है इसका शेडो पड़ रहा है, शेडो क्या आ है रहा है शेडो। उसमें। शेडो आ रही है। तो ये आपको क्या सिर्फ देख के पता चल जाएगा क्या क्या है। जब आप 10 15 20 प्रोजेक्ट खुद ही डिजाइन करोगे ना, आपको सिर्फ देख के हम्म। क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो कुछ मुमटी टाइप का दिख रहा है, मुमटी है ये। एक हाँ मुमटी यहाँ मतलब पे वो है, शेडो आ रही है हाँ। एक मुमटी यहाँ रूम पे है। जैसा। ये यहाँ पे इसकी देखो पानी की टंकी है, हाँ यहाँ पे इसकी पानी की टंकी है, ठीक है। इसी वाले शेड के ऊपर हम डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे आरसीसी भी मिल रहा है और टीन शेड भी मिल रहा है। जी तो मैं पीछे सेट है सर, आरसीसी पीछे। कहाँ पे हाँ, हाँ ये आपका टीन ये शेड है ना टीन यार, शेड है। देखो ना ये वाइट वाइट क्या है, ये आपका स्काईलाइट बीच हुआ। में और ये गोल गोल सा जो गर्म हवा हाँ एक पानी स्काईलाइट गिरता लगे है। हुए हैं इसमें, ठीक है। स्लो स्लो बन रही है दोनों साइड सही से। है सही है। और ये ऊपर दोनों वाले साइड क्या कर एक रहे दूसरे थे, का बीच में अपोजिट टिल्ट है। कॉन्फ्रेंस। हाँ दोनों साइड टिल्ट है थोड़ा थोड़ा। हाँ ये आपको देख के आइडिया लग जाएगा ये आपका क्या है, टीन शेड है। ये भी आपका क्या टीन शेड है, इसके बीच में आपका ये आरसीसी है, ये आरसीसी है। ये आप स्काईलाइट लगी हुई है, ये सब लगे हुए यही आपको देखना होता है जो भी आप गूगल अर्थ देखो। मैंने इसको रोटेट कर दिया, कौन से डायरेक्शन में है मुझे नहीं पता। अब मैं इसको क्या करूँगा ट्रू साउथ में लाने के लिए, आर दबा दो, आर दबा दो। हैं। आर एंटर। एंटर नहीं करना, सिर्फ आर दबाना है। एंटर वेंटर वाला ये कमांड नहीं है, ये सिर्फ आर आर प्रेस आर करते ही आपका ट्रू साउथ में आ जाएगा। ये आप अपने क्या कर लिया इसमें, हाँ। आपने इसको जूम किया, जूम करके अपना सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप बताओ जल्दी बताओ। प्रैक्टिस किए थे कल की क्लास? इसका स्नैप का इसका अच्छा, वो डिस्टेंस टाइमिंग करना का वो था। देखना है। स्निप का इसको स्निप टूल स्निप का काट के ऑटो कैड में ले जाओ, फिर इसको रूलर से माप के फिर पहले नाप लो इसको सेव, रूलर से, यहाँ पे कितने का शेड है। पहले इसको सेव कर लो इमेज को। इमेज सेव होगी, कहीं भी कर लो इसको। 01 के नाम से मैंने सेव कर ली। अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ऑटो कैड फाइल ओपन करो। मेजरमेंट
क्या काम है? मासूम आया क्या क्लास में दोबारा? नहीं, ये कौन है? ईमान उल हक, ये कौन है? इमरान हाँ नहीं। वो था तो एक अभी कहाँ ये चला कौन गया? है? अरे इमरान है वो। इमरान था तो कहाँ चला गया वो? नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट कर लो। उससे पूछ लो या अपनी लॉगिन आईडी से क्रिएट करे ना, क्या ईमान उल हक किससे है? उसे बोल दो अपनी लॉगिन आईडी से क्रिएट करे ये सारी चीजें, तो थर्ड पर्सन को बाईपास ना करे। सर स्क्रीन रुक गई। नहीं नहीं, इसकी रुकी नहीं है, सही है, चल रही है। उसे बोल देते हैं एक बार कि अपडेट करके कि अपनी आईडी से लॉगिन आईडी करे, जो भी करना है। अच्छा, ये हमारा ऑटो कैड ओपन हो रहा है, ये थोड़ा सा वेटिंग करना है, पता नहीं क्या हो गया। जल्दी लैपटॉप ओपन होगा। चार्ज धीरे चलता है। लैपटॉप जाने वाला है आपका? जाने वाला नहीं है, सब फाइल बहुत ज़्यादा ही है। नहीं, बैटरी डाउन। हेलो। हाँ इमरान। ये इमरान उल हक आपका नंबर है? आपकी लॉगिन आईडी नहीं है क्या? ईमान उल हक अपने आईडी से लॉगिन करना नेक्स्ट टाइम। मैं आज तो कर ले रहा हूँ, और फ्यूचर में ये सारी चीज़ें अपना बाईपास मत करना किसी चीज़ को। हो गया, एडमिट हो गया। हाँ, तो अब अपना क्या नेक्स्ट स्टेप है? इंपोर्ट करना है वो इमेज को। कहाँ से? जो हमने सेव किए थे उस फाइल को हमने क्या क्या इंपोर्ट किया। डेस्कटॉप पे मेरी फाइल है 01 के नाम से इंपोर्ट। ये मेरी फाइल आ गई, जो जिस साइट पे मैंने जो फाइल मैंने सेव कर थी, कहाँ से? गूगल अर्थ से। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है? पहला स्टेप था, हमने क्या किया था? सेव इमेज लिखते रहना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था? गूगल अर्थ से सेव इमेज किया था। सेकंड स्टेप था हमारा ऑटो कैड में उस जो हमारी सेव इमेज है उसको हमने इंपोर्ट किया। स्टेप थर्ड है आपका, जो आपकी पॉलीलाइन, जो आपकी बाउंड्री है, जो जिस रूफ के ऊपर आप प्लान कर रहे हो उसकी बाउंड्री को आपको क्या करना है? ओवरराइट करना है, ड्रॉ करना है। अब मैं यूसेस कमांड का यूज़ बताता हूँ। यूसेस कमांड का क्या यूज़ है? कल पूछे तो मैंने बताया था कि यूसेस कमांड यूज़ किया, तो आपने कहा था कि नहीं अभी तक हमने स्नैप एंगल किया है। यूसेस कमांड का ये है कि आपका जो अभी एक्स और वाई देखो किस डायरेक्शन में। एक्स आपका इधर है, एक्स आपका ये रहा हॉरिजॉन्टली, और वाई आपका कहाँ है? वर्टिकली। ये आपकी दो डायरेक्शन होगी। लेकिन मुझे चेंज करना है एक्स वाई को किसके अकॉर्डिंग? जो मेरा ये बिल्डिंग का और मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। जो अपना बिल्डिंग का एजीमुथ एंगल है, बिल्डिंग के अकॉर्डिंग अपने को एक्स और वाई को चेंज करना है। तो हम क्या कमांड देंगे? यू सी एस एंटर। जैसे यू सी एस एंटर करेंगे तो आपका ये पूछेगा एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आप सिलेक्ट करो। तो पहले हमें क्या सिलेक्ट करना है? ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ होता है? x0 y0, हम उसको ओरिजिन कहते हैं। तो हमने पहले इस पॉइंट को क्लिक कर दिया। आपको x कौन से डायरेक्शन में चाहिए? मेरे को x इधर चाहिए। y कहाँ चाहिए? y ले जाके ऊपर कहीं भी क्लिक कर दो, जरूरी नहीं कि इमेज पे, कहीं भी ले जाके क्लिक कर दो। तो इसका देखो x और y आपका देखो चेंज हो गया। और बाई और एक्स अपोजिट कर दे तो? आप कैसे भी कर दो, अपने को फाइनली जो काम करना है अपने को, तो x और y ये अपना फाइनली है ना, ये हमें तो काम हाँ, इसी मॉड्यूल उसी डायरेक्शन में आएंगे। मॉड्यूल तो अपने इसी पैरेलल लेके चल रहे हैं ना बिल्डिंग के। हम एक्स और वाई क्यों चेंज करते हाँ हैं? एक्स और वाई इसलिए चेंज करते हैं, जो बिल्डिंग का ये वाला साइड है
वो आपका पैरेलल रहेगा, किसके, हाँ। इस वाले साइड के पैरेलल रहेगा। ये ऐसा नहीं रहेगा कि आपके आगे जाके लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को काटेगी। आगे जाके ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम यूसेस क्यों चेंज करते हैं, यूसेस इसलिए चेंज करते हैं, आप भी देखोगे जो आपके घर की दीवार होती है, जिस रूम में बैठे हो, जिस छत के नीचे बैठे हो, वो एक दूसरे, जो भी दीवार है उसकी क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल जाती है। वो तो ऐसा नहीं है ना कि एक थोड़ा तिरछा जा रहा है, एक उसको जाके आगे से कहीं जाके वो लाइन आपस में एक दूसरे से दीवार मिल हाँ हाँ जाएगी। हाँ। ऐसा तो नहीं होता ना। हम्म, इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए इस वाले लाइन को पैरेलल ड्रॉ करना है, किसके, इस वाले साइड के अकॉर्डिंग। इसलिए हम यूसेस कमांड यूज करते हैं। यूसेस कमांड का सिर्फ चारों लेंथ को एक दूसरे के पैरेलल करना, वही काम है। अब अपना क्या है, शॉर्टकट लेंगे, सीधा यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट किए, इस पॉइंट पे क्लिक किए, देन अपने नेक्स्ट पॉइंट पे लाके यहाँ पे क्लिक कर दिए। ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है। अच्छा, ये यूसेज यूज हाँ, करने के बाद ऐसा। ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो फोटो है, जो सैटेलाइट ने आपका फोटो क्लिक किया है टॉप व्यू से, वो आपका क्या है, किसी एंगल पे क्लिक किया है, वो एग्जैक्ट आपके छत के ऊपर यानी 90 डिग्री सिर के ऊपर से फोटो क्लिक नहीं किया। वो थोड़ा सा किसी ना किसी एंगल पे होगा, इसकी वजह से आपकी फोटो थोड़ी क्या आ रही है, तिरछी टेढ़ी मेढ़ी आ रही टेढ़ी है। मेढ़ी। समझ गए, ये मैं समझाना चाहता था, जो आज की क्लास में कवर हुआ है कि आपका जो सैटेलाइट है, बिल्कुल आपके सिर के ऊपर से फोटो क्लिक नहीं किया, वो किसी एंगल पे थोड़ा एंगल सामने से से या लेके। कहीं से फोटो क्लिक किया है और अपने सर्वर पे अपलोड किया है। तो इसका मतलब है कि आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये दीवार जाके ये वाली दीवार थोड़ी इधर आएगी और हाँ ये वाली हाँ, दीवार उधर जाएगी। जो दीवार आपके घर की छत है, जैसे जो भी हो, तो एक दूसरे के पैरेलल जानी है ना, वो आपस में जाकर टकराएंगी थोड़ी हाँ। ना। इसलिए वो गलती ना हो, इसलिए मैंने यूसेस कमांड लिया और यूसेस कमांड से सीधा मैंने रेक्टेंगल लिया और इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है। देन अपने को क्या करना है, आरसीसी रूप बनानी है। यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे लाके, यहाँ इस पॉइंट पे लाके मैंने click- तो ये आपका क्या बन गया, ये आरसीसी भी फाइनल हो गया और ये आपका टीन शेड वाला भी आपका ज्वाइंट हो गया। अब क्या करना है, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स है उसको ड्रॉ करना है। एक यहाँ पे आपकी मुमटी दिख रही है, यहाँ पे एक गया, ये आपकी क्या होगी, मुमटी होगी। यहाँ पे भी आपके कुछ मुमटी आवाज दिख रही आवाज है। अटक रही है सर आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। वॉइस नहीं आ रही। आवाज अटक नहीं, रही है सर आपकी। अब आई है, कट गई थी उस टाइम। ये आपका मुमटी है, यहाँ पे आपने ड्रॉ कर लिया। ये आपका वाटर टैंक है, जो भी वाटर टैंक है इसको आपने ड्रॉ कर लिया। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरे इमेजेस में, जो आपका इमेजेस में शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने वाटर टैंक बना दिया। अब आपके यहाँ पे क्या है, ये टर्बो वेंट्स है, स्काईलाइट है, इसको भी ड्रॉ कर लो। आवाज ये कट आपका रही क्या है है, ना आवाज नहीं आ रही सर। सर? आवाज नहीं आ रही। मेरी वॉइस अब क्लियर है? हाँ, वॉइस क्लियर है अभी? आ रही है, अभी तो आ रही है। अभी आ रही है ना? हाँ आ रही है। ठीक है। अब जो भी ऑब्जेक्ट्स है ना इस शेड के ऊपर, इस आरसीसी रूफ के ऊपर, वो सारे हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब अपने को क्या करना है, ये आपका एग्जॉस्ट है जो आपके गर्म हवा निकालता है टी शेड के ऊपर, इसको ड्रॉ कर रहे हैं हम। हमने ऑर्थो मोड ऑन करके जो भी हमारे लाइन के अकॉर्डिंग पैरेलल पैरेलल है, वो सारी चीजें हमने क्या करते जा रहे हैं, ड्रॉ करते जा रहे हैं। अंकित वैसे कॉमन साइज लेते हैं रेडियस सर्कल का, इतने इसका इतना जो इतना। इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है, उसका रेडियस जो होता है 800 डाया, रेडियस नहीं तो डाया होता है, डाया हाँ। 800 mm। 800 mm, ओके। 800 mm इसका डाया होता है। अब अपने को क्या करना है, एक सेंटर लाइन पहले ड्रॉ कर लेनी है। ये सेंटर लाइन से आपका, ये सेंटर लाइन आपका मैच हो गया। देन आपका जो भी है इसको इक्वली कॉपी पेस्ट कर दो। CO कॉपी दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट पेस्ट। ये आपके सारे टर्बो वेंट्स बन गए। अब आपको नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है, ऑब्जेक्ट्स क्या दिख रहा है आपको ड्रॉ करना बाकी है जो अभी? हाईलाइट। स्काईलाइट स्काईलाइट। स्काईलाइट है, तो स्काईलाइट पे आपने यहाँ से उठाया, इतना एरिया को आपने क्या किया, कवर किया। रेक्टेंगल बना देंगे। हाँ,
इनको सेम एक ही लेयर में रखना है, पूरी ड्राफ्टिंग एक ही लेयर में करनी है या फिर लेयर चेंज करनी है इनकी? इसमें छोटे डिस्टेंस तो सेम प्रोजेक्ट है, चाहिए। 10 किलोवाट 5 किलोवाट के जो प्रोजेक्ट है, डिस्टेंस जरूरी नहीं कि आपकी सेम रहेगी। ये आपका कंपलसरी नहीं है कि आपकी सारी डिस्टेंस सेम मिलेगी। इस और इसके बीच में आपका 3 मीटर का गैप हो सकता है, इसके बीच में आपका 2 मीटर का गैप हो, इसके बीच में आपका 3.5 मीटर का गैप हो सकता है। तो आपको जहाँ भी विजुअल इंस्पेक्शन कर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे लोकेशन दिख पे रहा है, आपको नहीं स्काईलाइट पता। है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको पेस्ट कर देनी है, उसी के ऊपर ड्रॉ करनी है। हमने मुझसे कॉपी किया, यहाँ पे इस अपोजिट में इसके लाके पेस्ट कर दिए। तो अपना ये स्काईलाइट बन गया, टर्बो वेट्स बन गया, शेड अपना प्रॉपरली बन गया। ये आपका क्या है, यहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहा है ऑब्जेक्ट था, या तो आपकी ये शीट खराब होगी या तो फिर आपका यहाँ पे कुछ होगा जो अपग्रेडेड नहीं होगा। तो आपने इतना एरिया क्या कर लिया, पोर्शन को इतना कवर कर लिया आपने। इतने एरिया को भी आपको सोलर नेगलेक्ट करना है, इतने एरिया पे भी आपको सोलर प्रपोज नहीं करना। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप बताओ जल्दी क्या है। नेक्स्ट मेजरमेंट करेंगे। स्केल करेंगे ना पूरे को, अभी हमने स्केल हाँ, किया क्या है? मेजरमेंट करेंगे ना रूफ स्केल का। करेंगे स्केल। अभी हमारे को पता ही नहीं कि मतलब बिल्डिंग उसका की measurement एक्चुअल लेना लेंथ है। कितनी पहले है। उसका वहां से गूगल अर्थ से उसका वो निकाल लेंगे ना, डिस्टेंस डायमेंशन क्या है उसका। तो हम क्या करेंगे, इसका रूलर से पहले इसकी लेंथ निकालेंगे। कोई भी एक साइड आप इसकी लेंथ निकाल लो जो आपको क्लियर दिखती हो गूगल अर्थ पे। मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ निकाल ली हो, कितनी आ रही है मेरी? 71.61 मीटर। 71.6 मीटर है, मीटर है ना। तो बस अपने को क्या करना है, मीटर में। स्केल करना है। तो अपने को स्केल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने को 71 मीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है जो अपने को दिख रही है। यहाँ तक अपना कितना 71, जो लाइन हमने मेजरमेंट किया ना उसी लाइन के ऊपर एक 71 मीटर की एक लाइन ओवरलैप करनी है, एक और लाइन ड्रॉ करनी है। 71 1 2 3 एंटर। अब स्केप करके बाहर आ जाएंगे। ये अपनी जो लाइन है ये 71 मीटर की लाइन होगी। अब क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। स्केल ये स्केल कमांड समझ लेना, पूरे को सिलेक्ट किया, SC एंटर। फर्स्ट पॉइंट हमने रेफरेंस जो बेस पॉइंट था हमारा उस पर क्लिक किया, बेस पॉइंट पे। देन नीचे देखो R पूछ रहा है रेफरेंस, तो R एंटर। दोबारा बेस पॉइंट पे क्लिक किया, आपका जो शेड का दूसरा वाला कॉर्नर है उस पर क्लिक किया और उसको ले जाके कहाँ पे पेस्ट कर दिया, जो आपका 71 मीटर की लाइन है यहाँ पे लाके क्लिक कर दिया। तो ये आपका क्या होगा, ये पूरी बिल्डिंग है वो आपकी कितनी स्केल होगी, 71 मीटर की आपकी स्केल होगी। इस पे क्लिक करो एंड देन इसके एंड पॉइंट पे क्लिक करो। क्लियर हो गया ना, देखो 71 लिखा आ रहा है। ठीक है सर 2-3 लाइन बन जाएंगी एक ही लाइन में, कोई दिक्कत नहीं ना उससे? कौन से 2-3 लाइन, एक लाइन? डिलीट कर देंगे इसी पे पहले हमने भी एक लाइन ड्रॉ की। उसको डिलीट करो ना, वो तो पॉली Delete लाइन है, कर तो एक के ऊपर एक 10 लाइन बन जाए तो डिलीट तो होने का ऑप्शन है ना। अच्छा, कुछ नहीं करना, अब अपना परफेक्ट हो गया। अब अपने को क्या करना है, बाउंड्री को हाईलाइट करना है। QP क्विक प्रॉपर्टी एंटर। कुछ पूछना है तो पूछ लो। ऑटोकैड में आप ऑलरेडी परफेक्ट हो तो मुझे नहीं लगता कि ऑटोकैड में कुछ कमांड आपका स्किप हो गया होगा। ये तो लेयर बना रहे हो ना। कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ लो। लेयर का मैं छोटे प्रोजेक्ट में इतना जब यूज नहीं होता, अगर आप कौन लेयर बनाने परफेक्ट है बैठ सर? जाओगे तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। कौन लेयर परफेक्ट है बना सर, दो। मुझे बता दो भाई। कहीं जाएंगे तो वहाँ टेम्पलेट मिलेगी क्या, या अपना खुद टेम्पलेट का मिल नॉर्मल जाती है, ड्रेस? कंपनी की ऑलरेडी बनी होती है टेम्पलेट। हर कंपनी का अपना अपना एक टेम्पलेट बन रहा होता है। आप ही थोड़े ना जो आप उसके आप ही जाके कंपनी स्टार्ट करोगे। नहीं नहीं, मैंने कहा प्रेस पैड, हमें प्रेस ये पैड स्टार्ट QP करना एंटर है वाला मुझे। कमांड एक बार बताना। क्या QP एंटर वाला कमांड किस लिए था? QP एंटर मींस आपकी इसी लाइन की पॉली लाइन आपकी है उसकी पूरी प्रॉपर्टीज निकल के आ जाती है। ग्लोबल विड्थ बढ़ाना है, मतलब आपको ग्लोबल विड्थ इन द सेंस कि आपका लाइन को थिक कितना करना है, अच्छा थिकनेस ठीक उसकी है। बढ़ानी है। अगर या तो आप QP भी करके अच्छा कर लो या यहाँ से कर लो, तो QP इज अ शॉर्टकट, मतलब इसमें आपका टाइम बचता है। इसलिए लाइन को क्या करना है, सीधा सेलेक्ट करो, QP एंटर। यहाँ पे 1000 करो, 500 करो, 100 करो, वो आपकी चॉइस है। मैंने 50 कर दिया, एंटर कर दिया, तो आपकी लाइन क्या होगी, 50 मीटर इसकी विड्थ बढ़ गई, थिकनेस बढ़ गई। अब यहाँ पे QP एंटर मोटाई मतलब विजुअल होने लगेगी, मोटाई बढ़ेगी लाइन की। हाँ, अब यहाँ पे जो भी कलर चेंज करना है तो यहाँ से ना जाके आप QP में यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती है, आपको कुछ भी चेंज कर सकते हो। हैचिंग करना है तो हैचिंग का ऑप्शन मैं अभी नहीं बता रहा, वैसे
हैचिंग कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, हैच एंटर करोगे तो आपका एच हैचिंग का एंट्री करेंगे एक्टिवेट हो तो है, जाएगा। इसको पता है। बाउंड्री लाइन को करना है या फिर सारे लाइन को करना है सर? क्या तो हाईलाइट करना है उसका ना जो आपको, चीज है नहीं, हाईलाइट थिकनेस हाईलाइट। थिकनेस, हाँ। हैचिंग सिर्फ आप स्काईलाइट को करोगे यार। नहीं नहीं नहीं, इसके उसकी नहीं कर रहा था, हैचिंग नहीं कर रहा मैंने, कि बाउंड्री लाइन को जो आपने वो किया है, उसकी जो लेंथ बढ़ाई है, हाँ तो तो सिर्फ जो आउटसाइड लाइनिंग है उसी को करनी है। ये क्या हैच मतलब थिकनेस जो बढ़ानी है। हाँ, थिकनेस वो बढ़ानी तो है। हाँ वो वो मैं तो इसलिए किया है क्योंकि वो आपको हाईलाइट दिखे ना, आपको पैनल इसके बाहर ना चले जाए। विजिबल रहे ज्यादा। हो जाएगा। हाँ इसका आपने पैनल लगाना स्टार्ट करोगे तो पैनल आपके बाहर ना चले जाए, बस इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है। ठीक है, ये आपका बन गया परफेक्ट सेट, 71 मीटर के अकॉर्डिंग स्केल होते हुए सारी चीज़ें मिल गई। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको कोई भी पैनल का एक डाटा शीट लेना है। मैं ले लेता हूँ इंडियन मेक के पैनल के डाटा। इंडियन मेक में जो भी पैनल आते हैं उसका 4-5 मेक बताओ कौन कौन से हैं। क्या चीज? टाटा, वारी, विक्रम सोलर, अदानी, गौतम, इंडियन विक्रम सोलर, गोल्डी, इंडियन जो विक्रम, हम विक्रम डिजाइन, सोलर, विक्रम सोलर, इंडियन में 5-6 कंपनी के नाम याद होने चाहिए। माइक्रोटेक। अच्छी कंपनी भाई। लूम सोलर, लूम सोलर, लुमिनस। गोल्डी, जैक्सन। कोई भी बोल दो बस याद होना चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि आपने इंडस्ट्री में काम किया है। एक मेरा कहने का मतलब ये है, उसको ऐसा ना लगे कि आप पहली बार उसको इंटरव्यू दे रहे हो सामने बैठ के। शक हो जाएगा उसको। शक ना हो। माइक्रोटेक तो भाई तो आप बता दो ना जरा, चार पांच कंपनी बता ही दो। जो मोस्टली नॉर्मल यूज करते हैं वो होता है हाँ। अपना वारी, टाटा अडानी तो छोड़ो, उसकी पूरी किट ही आती है छोटे प्लांट में, 5 किलो 10 किलो की पूरी किट आती है। हमारी सोलर, हाँ मैक्सिमम। वारी के पैनल मिल जाएंगे, गोल्डी के मिल प्रीमियर। जाएंगे, गौतम के मिल जाएंगे, गौतम सोलर, गोल्डी सोलर और वारी, और अपना हो गया ये विक्रम, रिनिसिस, ट्रीना। क्या विक्रम और ट्रेना तो विक्रम, इंडियन नहीं है ना, ट्रीना तो टरीना हमने तो भी अमेरिकन है, टरीना। चाइनीज है। चाइनीज माल है ये, ट्रीना इंडिया अमेरिकन नहीं चाइनीज है है। ट्रेना, ये तो हमने भी यूज चाइनीज करा है। है। ट्रेना हम यूज करते हैं यूएस पे। लुमिनस के भी तो आते हैं। लूम हाँ सोलर भी लुमिनस आता के हाँ, आते हैं लेकिन सामने वाले को शक हो जाएगा ना, इसलिए तो कह रहा हूँ अभी छोड़ो। इतना यूज होता है नहीं बताओ। शक हो जाएगा। है, तक क्या था? क्योंकि उसके पैनल अभी तक हमने यूज नहीं किया है, कोई इतने भी प्रोजेक्ट किया लुमिनस अभी लगाया नहीं हमने। बोले तो गूगल करके आया। कहेगा जी इससे नाम सुन के ही प्रोजेक्ट नहीं लगवाएगा हमसे। कह रहा है ये तो महंगा है। तो ये क्या कहते हैं, 4-5 कंपनी के नाम है, जो भी पूछ ले कि आपसे कि कौन सा मेकर आप यूज करते हो पैनल, सीधा बोलना वारी के करते हैं, गोल्डी के करते हैं, गौतम के करते हैं, सात्विक के करते हैं, ट्रीना के करते हैं। ट्रीना का हम उस प्रोजेक्ट में करते हैं जहाँ पे अपने को नेट मीटरिंग नहीं करानी होती, क्योंकि 31 से अपना रूल चेंज हो गया है, पॉलिसी चेंज हो गया है। तो गाइडलाइन जो आ गई है वो आपकी ये है कि ट्रीना हम जहाँ पे अपने को नेट मीटरिंग नहीं करानी। कैप्टिव और नेट मीटरिंग में क्या फ़र्क होता है, कैप्टिव प्लांट में लगाना है कैप्टिव मॉडल में, और एक अपना लगाना है किसमें, नेट मीटरिंग में। एक होता है आपका कैप्टिव, एक होता है आपका नेट मीटरिंग वाला कैपेक्स। हाँ कैपेक्स में। कैपेक्स होता है आपका जिसपे आपको क्लाइंट पैसा दे रहा है हम्म। और आपने यस। उसका प्लांट लगा के दे दिया। ओपेक्स होता है आपने हाँ। प्लांट लगा दिया, क्लाइंट उसका हर महीने बिल देगा, बिजली का बिल भरेगा, यस आपको यस, पैसा कंजप्शन देगा। का। कैपेक्स और ओपेक्स समझ गए क्या होता है। कैपेक्स में होता है आपका सी माने कॉस्ट, कॉस्ट माने आपको क्लाइंट पैसा दे रहा है, आपने उसका प्लांट लगा के दे दिया, सिंपल सा ये है। ओपेक्स मतलब क्या होता है, वो मतलब ऑपरेशन। तो याद रखो वो प्लांट हम अपने लगा रहे पैसे से आप लगा रहे हो, लेकिन क्लाइंट उसको हर महीने जितना यूनिट उसको बना के दे रहे हो, उसका हर यूनिट का बिजली का बिल जैसा भरता है वैसे हर महीने आपको बिजली का बिल जैसे वो आपको यूनिट का जितना आपने उसको दिया उसका बिजली का बिल की तरह वो आपको पेमेंट इंस्टॉलेशन का करेगा। खर्चा हमारा होगा, बस वो बिल देगा हमें इंस्टॉलेशन नहीं, जितना पूरा प्लांट कंज्यूम। ही आपका है। पूरा हाँ। प्लांट हमने लगाना है, पूरा प्लांट आपका, पैनल से लेके इन्वर्टर से लेके नट बोल्ट से खाली लेके छत केबल से उसकी है। लेके जो भी, हाँ सिर्फ उसका एरिया मिलेगा, उसका प्रीमाइसिस उसका मिलेगा, क्या वो क्या छत के ऊपर लगाएगा। जेपेक्स बोला था ना, क्या बोला था? ओपेक्स, 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 OPEX, ओपेक्स और कैपेक्स। ओपेक्स और कैपेक्स भाई। एक बार चैट पे लिखना क्या था, जेपेक्स। OPES, एक तो ओपेक्स हो गया और एक कैपेक्स, CAPES, कैपेक्स, कैपेक्स, CAPEX। PEX। अच्छा क्या?
कैपेक्स में क्या होता है, कॉस्ट आपका लगता है, कॉस्ट क्लाइंट देता है, आपने प्लांट लगा के उसको छोड़ दिया, वो आप बाकी जो भी बिजली बन रही है वो सब क्लाइंट की है, वो ना आपको पैसा देने वाला है ना कुछ करने वाला, क्योंकि क्लाइंट ने आपको पैसा दिया, आपने प्लांट लगा के दे दिया। ये होता है आपका कैपेक्स प्लांट। ओपेक्स प्लांट होता है आपका, पैसा आपका है, छत क्लाइंट की है, पैसा आपका है, और जो भी बिजली यूनिट बना के आप सोलर से दे रहे हो उसके बदले में आप क्या कर रहे हो, चार्ज ले रहे हो, बस इतना है उसका फर्क। और है ना, सबसे ज्यादा यही लगा रही है। कोई क्लास में आ रहा है क्या? सर ओपेक्स में मतलब इंस्टॉलमेंट टाइप के देते हैं वो क्लाइंट पैसा, मतलब हमें इंस्टॉलमेंट टाइप का नहीं, जितना आपने बिजली बना के दिया ना क्लाइंट को, जैसे आपने एक 5 मेगावाट 10 मेगावाट लगा दिया, तो यूनिट के हिसाब से ले लेते होंगे पैसे। जितना आपका यूनिट, जितना और क्लाइंट के बीच में आपका बिजली का बिल तय हुआ है कि मैं एक यूनिट के 5 रुपए लूंगा, एक यूनिट के 4 रुपए लूंगा, एक यूनिट के 6 रुपए लूंगा। पीपीए साइन हो जाता है क्लाइंट के साथ। पावर परचेज एग्रीमेंट, पीपीए हाँ। एक होता है, जिससे कि PPA आपका साइन एक हो साइन जाएगा। हो जाएगा कि मैं आपका जो भी सोलर से बिजली बन रहा है उसको मैं 4 रुपए में खरीदूंगा। पैसा आप लगा दो, जितना आपके हर महीने की बिलिंग होती है आप क्लाइंट को बिलिंग कर दो, आपको पेमेंट कर देगा। ये होता है आपका पीपीए। ये होता है आपका एसेट। एसेट मतलब समझ रहे हो ना, एसेट क्या होता है? जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बदले में आपको क्या होता है, एक आपका वो लॉन्ग टाइम के लिए आपका एक सोर्स बन गया पैसा का, इनकम सोर्स हो गया। लॉन्ग टाइम के लिए आपका पीपीए की सोर्स फुल फॉर्म क्या हो गई? पावर परचेज एग्रीमेंट। जो बिजली खरीद रहा है उसका एक एग्रीमेंट बन जाता है। अभी इतना डीप में मत जाओ, इतना सारे डीप में जाओगे तो सारी चीज़ें अभी डिजाइनिंग पे फोकस करो, बाकी लास्ट क्लास रहेगी, जैसे जैसे अपना एक आध बीच में धीरे धीरे सारी चीज़ें भी कवर कर लेंगे। हम क्या कह रहे थे, पैनल के नाम बताओ, कौन कौन से पैनल थे हमारे? 5-6 वारी, गोल्डी, प्रीमा गौतम विक्रम और सात्विक। ट्रीना हम किस केस में यूज करते हैं? कैप्टिव में। नेट मीटरिंग नहीं होगी। नेट मीटरिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा नॉन डीसीआर है, इंडियन मेक पैनल नहीं है। तो कैप्टिव मॉडल क्या होता है, जिसमें आपने सोलर की बिजली बनाई, वो आपने खुद के घर में आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया, आपने उसको ग्रिड में एक्सपोर्ट नहीं किया, तो ये आपका क्या होता है, कैप्टिव मॉडल होता है। कैपेक्स मॉडल। और नेट मीटरिंग क्या होता है, आपने जितना सोलर से बिजली बनाया आपने उसको ग्रिड में भी डाल दिया, अगर आपका यूज एक्सीड है यानी सरप्लस पावर बन रही है तो आपने उसको क्या कर दिया, ग्रिड में एक्सपोर्ट कर दिया। अगर आपकी पावर थोड़ी कम बन रही है, आपको लोड ज़्यादा चलाना है, पावर कम है, तो आपने ग्रिड से यूनिट ले ली। ये होता है आपका नेट मीटरिंग। इसको सीधा कहते हैं बिहाइंड द मीटर, कैप्टिव को कहते हैं बिहाइंड द मीटर, यानी मीटर लगाना ही नहीं है, मीटर से कोई लेना देना ही नहीं है। आपने जो सोलर लगाया आपने खुद ही बिजली बना के अपने खुद ही यूज में ले ली। ये होता है आपका बिहाइंड द मीटर यानी कैप्टिव मॉडल। लिख लेना है सारे टर्म जो भी है। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम में यूज होता होगा ना ज्यादातर? टेक्निकल वर्ड है क्या? ऑफ ग्रिड सिस्टम में यूज होता होगा ना, जैसे हमारे पास ग्रिड नहीं है तो हम सोलर से काम करा रहे हैं तो। ऑफ ग्रिड में आपका बैटरी ऐड होता है, इसमें आपका बैटरी की जरूरत ही नहीं है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में जो सोलर बनाता है ना, वो आपका बैटरी में स्टोर करता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम में यही तो होता है, उसमें आपको ग्रिड से कोई लेना देना नहीं यूज करने के लिए है। उसमें आपका ग्रिड से कोई लेना देना नहीं होता। बिजली लाइट आ रही है नहीं आ रही, पीछे से कुछ है नहीं है, उसमें आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उससे फर्क इसलिए पड़ता है कि जो भी आप सोलर से बिजली बना रहे हो वो आपका बैटरी में आकर स्टोर हो गया, तो एक तरह से वो आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम हो गया। लेकिन हमारा कैप्टिव में क्या होता है, उसमें आपका ग्रिड की लाइन की जरूरत होती है, क्योंकि वो आपका क्या होता है, स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर लाइन के साथ सिंक्रोनाइज कैसे करेगा वो? ऑफ ग्रिड में आपका बैट लाइन की जरूरत नहीं होती, ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर अलग होता है। नहीं और ऑन जो ऑन आपका- ऑन कह रहा हूँ। और जो आपका ये ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, ग्रिड टाई इन्वर्टर्स होते हैं सारे। ये ग्रिड टाई इन्वर्टर्स में क्या होता है कि जो भी आपका वोल्टेज आता है ना घर में, उससे आपका इन्वर्टर सिंक्रोनाइज करता है, फिर आपको जाके आउटपुट देता है। अगर आपका क्या कहते हैं लाइट जैसे चली जाएगी ना, तो आपका सोलर प्लांट बंद हो जाएगा। सोलर प्लांट बंद हो जाएगा मतलब सोलर को डीसी टू एसी कन्वर्ट करना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका इन्वर्टर बंद हो गया। वो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि इन्वर्टर में इनबिल्ट एक फीचर आता है
कि अगर आपके ग्रिड से अगर वोल्टेज सिंक्रोनाइज हो रही है इन्वर्टर की, तो ही जाके आपका इन्वर्टर ऑन है, अदरवाइज आपका इन्वर्टर जैसे लाइट गई तो यानी पीछे से रेफरेंस वोल्टेज जो उसको मिल रहा था वो आपकी क्या होगी, बंद होगी। लाइट आ रही है तो उसको रेफरेंस वोल्टेज मिल रहा है, लाइट चली गई तो क्या होगा, रेफरेंस वोल्टेज बंद हो गया। पीछे से जो आपके खंबे से लाइट आ रही थी उसका वोल्टेज आता है ना उसके साथ, 400 वोल्ट सिंगल फेस में इन्वर्टर भी आपका तो ग्रिड से 220 चलता होगा ना, 240 वोल्ट। इन्वर्टर भी तो चालू ग्रिड से होता है मतलब करंट। हाँ तो यही है कि आपका अगर पीछे से रेफरेंस वोल्टेज मिल रहा है तब तक तो आपका इन्वर्टर चालू है, जैसे ही आपका लाइट गया वैसे ही आपका इन्वर्टर ऑफ। इन्वर्टर ऑफ तो आपका जो डीसी पावर है वो आपको एसी में कन्वर्ट होकर नहीं मिलेगा, तो वो एक तरह से क्या हो गया, पूरा प्लांट आपका शट डाउन हो गया जब तक आपकी लाइट चली गई है। जैसे ही लाइट आई फिर आपका इन्वर्टर ऑन हो गया, फिर आपका डीसी टू एसी कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया इन्वर्टर, तब उस केस में आपको क्या होगा, बिजली बनती हुई मिलेगी। लेकिन जैसे लाइट जा रहा है आपका इन्वर्टर बंद हो जा रहा है तो आपका बिजली नहीं बना रहा सोलर पावर प्लांट। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। ये क्या होता अंकित है? भाई उसे वोल्टेज की जरूरत क्यों है, रेफरेंस वोल्टेज की जरूरत क्यों है? आप जैसे कि आप लाइन मैन हो, समझो आप लाइन मैन हो, कहीं पे काम कर रहे हो बिजली के खंभे पे, ठीक है। हम्म, और मेरे घर पे सोलर प्लांट लगा है, मैंने बिजली ठीक है। अपना घर का लोड जीरो कर दिया और मैं बिजली कहाँ भेज रहा हूँ, खंभे में भेज रहा हूँ। जहाँ हम्म, आप काम कर रहे हो उसी लाइन पे मेरी बिजली जा रही है जो सोलर से बन रही है। तो आप उस केस में क्या आपको झटका लगेगा, क्या लगेगा? झटका लग सकता है। झटका नहीं, बहुत बड़ा झटका लगेगा भाई। समझ गए? आपने लाइट हम्म, काट के तो काम करोगे लाइन में। हाँ। हम्म, कोई आपको ट्रांसफार्मर ठीक करना है, कोई आपको लाइन कहीं से टूट गई है, कोई आपका शॉर्ट हो गया तो आप लाइट कटवा दिए, तो आपको हाँ। पता है कि मेरे को यहाँ पे बिजली नहीं मिलेगी तो मैं सेफ हूँ। लेकिन मैंने उसी लाइन में क्या दे रखा है, अपना सोलर का जो मेरा सोलर प्लांट है उसी वाले घर में से मैंने कनेक्शन ले रखा है। तो जब मेरे घर में जीरो लोड हो जाएगा तो सोलर क्या करेगा, बिजली आपको ग्रिड में डालेगा वो। हाँ। जैसे ही वो ग्रिड में डालेगा आपको पता है कि मेरे पीछे से लाइट कटी हुई है, लेकिन उस लाइन में क्या हो रहा है, ग्रिड से सोलर वाली पावर उसमें जाके लग रही है, तो आपको क्या लगेगा, झटका लगेगा ना। हाँ। वो आप मतलब एक तरह से डेंजर सिचुएशन आ जाएगी, सिंपल सा कहने का मतलब ये है, बहुत डेंजर सिचुएशन आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ें क्या कर दी है, मैंडेटरी कर दी है कि जब तक आपका रेफरेंस वोल्टेज है इन्वर्टर में, वो वाला फंक्शन डालो कि जब तक आपका रेफरेंस वोल्टेज है यानी जब तक आपकी लाइट है तब तक तो हाँ। आपका सोलर प्लांट बना के दे रहा है। अगर जैसे लाइट चली गई तो आपका सोलर प्लांट बंद हो जाएगा, ताकि आपको जब लाइन हाइब्रिड पे में काम करो तो झटका ना लगे। ओके। क्लियर हुआ क्या कह रहा था मैं? हाँ ये सब समझ गया, समझ गया। क्योंकि आपको थोड़ा ना पता है अच्छा, कि किसके घर में हाइब्रिड सोलर में लगा है, लाइट किस। चली गई, हाँ, हाइब्रिड में लाइट चलेगी तो सोलर वर्क करेगा, बैटरी चार्ज करेगा ओनली। वो डीसी पे आ गया ना, वो आपका इन्वर्टर एसी पर करना बंद कर देगा तो डीसी से सिर्फ आपका बैटरी पे हाँ, तो तो आएगा खाली लोड। बैटरी बैटरी चार्ज होंगी उससे। हाँ, सिर्फ बैटरी पे लोड आएगा ना सारा, डीसी टू डीसी बैटरी तो चार्ज होगी, डीसी टू एसी थोड़ी ना होगा। या घर का लोड भी उठा सकता है वो। घर का लोड आपका बैटरी से जाएगा ना। जब एसी नहीं बनेगी तो वो घर का लोड कैसे उठाएगा वो? अरे आपका हाइब्रिड है ना उसमें, हाँ, तो हाइब्रिड उसमें आपकी बैटरी बैटरी स्टोर होगी। हाँ। बैटरी से चलेगा। हाँ, तो एसी आपकी बैटरी है तो इन्वर्टर है ना आपका ऑन। इन्वर्टर बंद थोड़ा ना हो हाँ, गया, अगर इन्वर्टर बंद हो जाएगा तो आपका डीसी से बैटरी का कनेक्शन भी तो कट कर देगा। बस उसको ऑफ रेफरेंस ग्रिड में वोल्टेज ना। जो है, हाँ उसमें बस ये एक्स्ट्रा इनबिल्ड आ जाता है कि आपको ग्रिड लाइट, अगर ग्रिड लाइट चली गई तो आपका वो पूरा बैटरी पे स्टोर कर देता है, फिर आपको बैटरी से आपका घर का लोड चलाता है, उसका फिर ग्रिड तो कट फिर दो कट कर बेनिफिट देता हो है। गए ना सर। ग्रिड चलेगी तो बैटरी भी तो कंटिन्यूअस चार्ज हो रही है पैनल से फिर। हाँ बैटरी भी कंटिन्यूस चार्ज हो रही है, और आपका बैटरी से वो आपका आउटपुट दे रहा है कहाँ पे, आपके घर हाँ, में। ओके, पर समझ वो गया, समझ इन्वर्टर, गया, ठीक है हाइब्रिड सर। इन्वर्टर अगर आपका ऑन ग्रिड का इन्वर्टर आपका 10 रुपये का ना, तो हाइब्रिड इन्वर्टर सेम कैपेसिटी का, अगर ऑन ग्रिड हाँ। इन्वर्टर 10 किलोवाट का 10 रुपये का ले रहे हो, हाइब्रिड हम्म, इन्वर्टर जाओगे 10 किलोवाट का लेने तो वो आपका सीधा 17-18 रुपये पड़ेगा। यानी मतलब वो फिफ्टी एक टू तरफ सिक्सटी से परसेंट एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है वो उसकी हाइब्रिड लाइट इन्वर्टर की। जाने के यस, बाद भी यस। काम करेगा इसलिए एक तरीके से। वो ग्रिड साइड में आपकी पावर फीड नहीं करेगा, ग्रिड हाँ। साइड से वो आपकी पावर रोक देगा, वो खाली घर में देगा हम्म, वो इलेक्ट्रिसिटी। घर में ही आपका काम कराएगा पूरा। हाइब्रिड का ये बेनिफिट है कि वो ग्रिड हाँ, साइड में हाँ, आपकी बिजली बना के लाइट जाने भेजेगा के नहीं। बाद भी यूज कर सकते हैं। हाँ, सही है। उसका ये ओके यूज सर। है, इसलिए तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट हम्म, बढ़ने का रीजन ही तो यही है, क्योंकि हाँ। उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शन डाल रखे हैं, एक्स्ट्रा सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए उसकी कॉस्ट भी 50 to 60% आपके
नॉर्मल जो ग्रिड टाई इन्वर्टर होता है उससे ज़्यादा है। एक जीरो एक्सपोर्ट नाम का डिवाइस होता है, जीरो एक्सपोर्ट जब हम डिजाइन करेंगे हाँ। ना, एक जीरो एक्सपोर्ट नाम का डिवाइस होता है। जीरो एक्सपोर्ट का क्या काम होता है? जीरो एक्सपोर्ट का ये काम होता है कि आपने जो प्लांट लगाया है उसमें जो भी बिजली बन रही है वो आपके ग्रिड में ना डाल के आपके घर में तक रखेगा। घर में भी जीरो लोड चल रहा है तो एक्स्ट्रा पावर बन रही है तो उसको क्या करेगा, वो सीधा ग्राउंड कर देगा। ओके। मतलब वो आपका किसी भी कंडीशन में लाइट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बिजली बना के ग्रिड में डालनी नहीं है। जीरो एक्सपोर्ट का नाम से क्लियर हो रहा है जीरो एक्सपोर्ट, यानी उसको बिजली बना के ग्रिड में डालनी नहीं है। चाहे आपकी लाइट आ रही है चाहे नहीं आ रही, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपको एक्सपोर्ट करने ही नहीं देगा बिजली। तो जितने भी हमारे बिहाइंड द मीटर यानी जितने भी अपने कैप्टिव प्रोजेक्ट होते हैं ना, कैप्टिव प्लांट वाले, यानी जो आपको इसमें हमें नेट मीटरिंग नहीं करानी होती, उसमें सब हम जीरो एक्सपोर्ट के साथ डिजाइन करते हैं। क्योंकि ओके। जीरो एक्सपोर्ट क्या करता है, बिजली को एक्सपोर्ट नहीं करने देगा ग्रिड में। तो आपका मीटर चेंज हुआ नहीं है, अगर ग्रिड में एक्सपोर्ट होगा तो भी आपका बिजली का बिल बढ़ ही रहा है। समझ गए? हम्म। कैप्टिव प्रोजेक्ट में आपका क्या होता है, मीटर थोड़ा ना चेंज होगा, नेट मीटर थोड़ा ना लगेगा, वो आपका यूनिट एक्शन में मीटर तो रहेगा। नॉर्मली रहेगा। और सर अगर नेट मीटरिंग करा दें तो अच्छा ही है ना, कुछ ना कुछ मिलेगा उससे फिर। तो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हमारे नेट मीटरिंग ही होता है। हाँ। योर लॉस्ट लोकेशन ट्राई टू कनेक्ट अगेन, नेटवर्क तो आ रहा है। उससे तो सर उसमें लॉस है ना, ओपेक्स में। ओपेक्स में लॉस क्यों है? क्योंकि मान लो जीरो एक्सपोर्ट कर दिया उसको, और मान लो एक दिन के लिए फैक्ट्री बंद है तो पूरा। ओपेक्स में जीरो एक्सपोर्ट होने लगता है। हाँ वही मैं क्या, जो इसमें फिर लॉस है ना। ओपेक्स में जीरो एक्सपोर्ट क्यों लगाएंगे? ओपेक्स में जीरो एक्सपोर्ट लगा दोगे तो फिर आपका फायदा क्या है? हाँ। ओपेक्स फिर प्लांट जो कैपेक्स होता है में कैसे आपका, लगाते हैं? कैपेक्स में जैसे आपने ट्रीना का पैनल यूज किया, हाँ। उसमें आपकी गवर्नमेंट नॉन मीटरिंग कराएगी नहीं, हाँ। तो उसमें आप नेट मीटरिंग ना हो, मतलब आपका बिजली का बिल बढ़ के ना है, तो आप क्या करोगे, जीरो एक्सपोर्ट ही तो लगाओगे। हाँ। क्योंकि आपका मीटर तो पुराने वाला है ना, वो तो हाँ, बिजली यस दो यस। चाहे लो वो तो वो यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ाएगा बिजली बढ़ाएगा। प्रोवाइड कर देगा तो वो मीटर तक पहुंचेगी ही नहीं, तो तो रेट जीरो बढ़ेगा। एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, जीरो एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, एक छोटा सा सेंसर डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, जो हम इन्वर्टर को और उससे सारी चीज को हम सिंक्रोनाइज कर देते हैं RS-485 की केबल, जो अपनी कम्युनिकेशन केबल होती है। हम्म। कम्युनिकेशन केबल होती है, हम उसको सारे को लूप में रख के, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसको लूप में रख के हम जीरो एक्सपोर्ट में डाल देते हैं। जब भी हमारा लगता है कि लोड ज़्यादा हो रहा है यानी लोड बढ़ रहा है, तब तक वो आपको कंटिन्यू लोड देगा। जहाँ आपको लग रहा है कि लोड कम हो गया, सोलर ज़्यादा बिजली बना रहा है, तो क्या करेगा, उतनी बिजली को आगे जाने से रोक देगा, अर्थिंग कर एक्सपोर्ट करने से देगा। रोक देगा, स्टॉप कर देगा। बस ये इसका यूज़ है। तो इसमें सर हम नेट मीटरिंग कर देते पैनल चेंज करके, तो फिर बेनिफिट नहीं रहता? कॉस्टिंग जीरो बढ़ एक्सपोर्ट में जाती नेट मीटरिंग करेगा तो नहीं, क्या जब क्या फायदा? जब ट्रेनर सोलर का लगाएंगे तो उस टाइम उस कंडीशन में नहीं कर नहीं सकते ना नेट पर ट्रेन। नहीं नहीं, आप नॉन दूसरे डीसीआर पैनल पैनल, लगाते हैं। नॉन डीसीआर पैनल लगाओगे ना, नॉन डीसीआर और डीसीआर तो पता ही है ना आपको, मेक इन इंडिया और हाँ बिना, हाँ 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 जो हाँ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो सारे नॉन डीसीआर होते हैं, जो हम हाँ। इंडिया में बनाते हैं वो सारे डीसीआर होते हैं। सही। जो भी हम नॉन डीसीआर पैनल के साथ कर रहे हैं, हम आप आज की डेट की बता रहा हूँ कंडीशन, जितने भी अपने नॉन डीसीआर पैनल के साथ करेंगे सब जीरो एक्सपोर्ट के साथ करेंगे, क्योंकि उसमें अपने नेट मीटरिंग अलाउ नहीं कर रखी, गवर्नमेंट ने बंद कर दी, अपने 31 में लास्ट थी। क्या फुल फॉर्म होता है डीसीआर का? डोमेस्टिक कुछ ऐसी नाम है उसका, डोमेस्टिक रेजिडेंस कुछ ऐसी है, वो सर्च डोमेस्टिक कर लेना, कंटेंट रिक्वायर्ड। कुछ ऐसी है उसका। हाँ। तो डीसीआर नॉन डीसीआर शॉर्टकट रखो, इतना डीसीआर की फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा। प्रेस वाले में भी ऐसे ही कर रहे हैं। डीसीआर नॉन डीसीआर समझो, बस ये क्या होता है इसका मतलब समझ जाओ, फुल फॉर्म कोई नहीं पूछ रहा, पूछेगा भी तो नाम बता देना क्या बताया था अभी, डोमेस्टिक कंटेनमेंट रिक्वायरमेंट क्या थी। हाँ। ठीक है, अपना पैनल लगा देते हैं, एक पैनल करते हैं हम, कौन सा, कोई सा भी ले लो, गोल्डी ले लो, ट्रीना ले लो, ट्रीना 715 वॉट पीक डाटा शीट। 715 था ना। कोई सा भी ले लेना यार, जब प्रैक्टिस करना तो, मैं ट्रीना ले रहा हूँ, आप नहीं नहीं, गोल्डी ले जस्ट लेना। कह रहा हूँ, कैपेसिटी कह रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद 1 किलोवाट का एक पैनल आएगा।
यार 700 एवी भी जो एक्सपो हुआ था ना, क्या कहते हैं अपना ये नोएडा में, हाँ हाँ। सबसे पहले ट्रेनर में आया था। अब गोल्डी का भी 700 आ गया, वारी का भी 700 आ गया। एक दो साल रुक जाओ फिर एक का आएगा, नेक्स्ट एक्सपो में जाओगे। एक 3 साल के किलोवाट अंदर 3 में पैनल। अपग्रेड होता है। जैसे आईफोन अपग्रेड होता है ना, वैसे पैनल भी अपग्रेड हो रहा है हर साल। पहले टेक्नोलॉजी देख रहे थे, पॉलीक्रिस्टलाइन थी, फिर मोनो आई, फिर टॉपकॉन आया, फिर एन टाइप टॉपकॉन आ गया, अब एचजेटी वाले पैनल आ गए, एचजेटी वाले। जैसे हर साल कोई ना कोई फीचर ऐड होता रहता है ना, वैसे ही हर साल हाँ अपना हाँ। क्या होता है, पैनल में भी अपग्रेडेशन होता रहता है। हम्म। कंटिन्यूसली इसमें R&D चलती रहती है। पहले एक पैनल खरीदना मतलब 50,000 30,000 40,000 का खर्चा आता था। अब वही पैनल आप 10,000 में आकर टिके हैं। क्योंकि कंटिन्यूसली इस पर R&D बिल्कुल। चलती रहती है, क्योंकि अगर महंगी चीज़ है तो कुछ ही लोग खरीद हम्म। पाएंगे, लेकिन वो चीज़ अगर सस्ती होंगी तो होता है कि वो आपकी डिमांड मतलब एक तरह से बढ़ जाती है। महंगे हम्म। लोग हर कोई थोड़ा ना खरीद पाएगा यार। 50,000 60,000 का अगर एक पैनल लगा तो हर कोई थोड़ा ना सोलर लगवाएगा। बिल्कुल। यही सारी चीज़ होती है, तो इसलिए अपना क्या होता है, गवर्नमेंट भी इस पे अब ज़्यादा फोकस कर रही है, और जितनी सब्सिडी या जो भी चीज़ है प्रमोशन की तरह इसको प्रमोट कर रही है सोलर प्लांट को। हम्म। इसमें डायमेंशन चेक करो, कितना मॉडल का डायमेंशन, 2384 मल्टीप्लाई बाय 1303 मल्टीप्लाई बाय 33। समझ गए, चौड़ाई लंबाई और इसकी थिकनेस। ये आपकी चौड़ाई हाँ। होगी पैनल की, ये होगी आपकी लंबाई, और 35 mm क्या हो गया इसका थिकनेस हो गया, मोटाई। 37। अब हम क्या करेंगे, ये अपना प्लांट लग गया। अब अपने को एक पैनल ड्रॉ करना है जो मैंने वहां से ली थी। कितना था अपना, 2384, एंटर। 83। 1303, हाँ। 2384, तेरह हम्म। जीरो तीन ठीक है। हमने ठीक। इसको ऑफसेट ले लिया, हम्म। कितना 33 mm का ऑफसेट ले लिया इनसाइड द रेक्टेंगल। हमने ऑफसेट ले लिया। अब इसको हमने क्या किया, ब्लू कलर दे ग्रुप दिया। बना दिया। BLOCK, ब्लॉक बनाया, ग्रुप नहीं बनाया। ब्लॉक। ब्लॉक बनाना सीखे नहीं थे क्या? सीखा है। हम्म। ठीक है। सीधा अपने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको प्लेस किया कहाँ के ऊपर, इसको लाए, इसके इस कॉर्नर पॉइंट पे पेस्ट किया। ऑफसेट कितने का मारा उस पे ऑफसेट कितने का मारा था आपने? जितनी आपकी पैनल की क्या है थर्टी थिकनेस है, 33। 33। 33। जितना आपका पैनल का थिकनेस है उतना ही आपको ऑफसेट लेना है इसका। अब अपने को क्या ओके। करना है, बाउंड्री से अपने को अभी तो 1500 इस में पे एक्चुअल लेंथ लेंगे क्या? टिल्ट नहीं क्या लगाएंगे इस पे? क्या नहीं लगाएंगे? एक्चुअल लेंथ लेंगे क्या? मॉडल की एक्चुअल लेंथ लेंगे क्या? एक्चुअली लोगे पैनल का थोड़ा ना बड़ा घटा दोगे यार। टेल्ट नहीं कर सकते वो इसमें। टेल तो कह रहा है। जो भी आपकी लेंथ है वो आप एक्चुअल लोगे, टेल्ट टेल्ट इसमें कुछ नहीं ऐड करते। ठीक है। अब मैंने क्या किया, 1500 mm यहाँ से ऑफसेट ले लिया, 1500 mm यहाँ से मैंने ऑफसेट ले लिया। जब भी आप टी शर्ट पे आप डिजाइन करो तो 1.5 मीटर का, यानी 1500 mm का ऑफसेट लेना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे रिस्क होता है, कोई भी खड़ा होकर अगर काम करेगा इस पॉइंट पे तो उसके रिस्क होता है, क्योंकि इधर कुछ आपका है नहीं। अगर इधर थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ ना तो इसके बाद सीधा आपको नीचे ही जाना है। इसलिए यहाँ से अपने को 1.5 मीटर का ऑफसेट लेके चलना ही चलना है। आपके पास जगह कम है, प्लांट ज़्यादा लगाना है, तो आप 1 मीटर कर सकते हो, यानी आधा मीटर 500 mm ही कम कर सकते हो। पर 1 मीटर से किसी भी कंडीशन में इफ और बट कुछ भी मत लगाना। 1 मीटर मैंडेटरी पकड़ के चलना। आप ट्राई करना 1.5 मीटर यानी 1500 mm लेके चलो, लेकिन आपको कैपेसिटी फुलफिल करनी है तो आप इसको सिर्फ 500 mm ही कम कर सकते हो। 1 मीटर आपको उसमें गैप मेंटेन करके चलना ही चलना है। क्यों? रीज़न ये है कि अगर आप मान लो खुद इस पॉइंट पे खड़े हो किसी शेड के कॉर्नर पे और नीचे देखोगे तो कैसा लगता है? लगता है कि आप नीचे गए, आप नीचे गए, ऐसा फीलिंग आती है। अच्छा लगता है। बिना बाउंड्री वाले छत पे ऊपर चढ़ जाना और नीचे की तरफ झांकना, फिर देखो कैसा लगता है। अंदाजा लग जाएगा। तो इस पॉइंट्स पे यहाँ से अपने को इस प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। और दूसरा रीजन ये है कि अपने को यहाँ पे बाउंड्री पे क्या देना होता है, एक हैंडरेल देना होता है। हैंडरेल क्या होता है समझ रहे हो ना? सेफ्टी हैंडरेल। हम्म। ये रहा आपका गूगल अर्थ। गूगल पे जाके एक बार हैंडरेल सर्च कर लो।
ये होता है आपका हैंड रेल, दिख रहा है साइड साइड में लगा है जो, ये आपका हैंडल क्यों देते हैं? सेफ्टी मतलब गिरे ना कोई उधर कोई से। नीचे गिरे ना, गिरे तो इसको पकड़ के मतलब ये लास्ट पॉइंट आपको इसको रोक दे, आपको रोक ले, तो इसलिए आपको हैंडल देना मैंडेटरी होता है। तो हैंडल देते हैं, तो हैंडल के भी शेडो हमारे पैनल के ऊपर ना है, इसलिए अपने को यहाँ से 1500 mm यानी 1.5 मीटर का ऑफसेट लेके चलना ही चलना है। अब सीधा इसको कॉपी पेस्ट करके इसको पेस्ट कर दो, कंटिन्यू करो, कॉपी पेस्ट मारते रहो। यहाँ से उठाए, यहाँ पे ले जाके क्या किया, क्लिक कर दिया, देन दोबारा उठा, मूव एंटर। एक पैनल से दूसरे पैनल के बीच में हम कितना गैप रखते हैं और इसके पीछे रीजन क्या है? 20 mm 20 mm 20 mm का गैप 20 मेंटेन mm करके चलते हैं, बट इसके पीछे रीजन व्हाट इज द वो रीजन? हवा चलती अच्छा है तो वो एयर बाईपास हो जाता है। एयर गैप मेंटेन, एयर प्रेशर। वोल्ट वगैरह लगाते जैसे मिड क्लैंप लगेगा ना इसमें, तो हैं, 20 क्लैम्प mm भी का लगेगा। होता है मिड क्लैम्प तो तो टाइट उसी लिए लगाते हैं ना, विंड प्रेशर। मॉड्यूल को होल्ड के लिए। मिड क्लैम्प तो लगता ही लगता है, प्लस में दूसरा रीजन ये होता है कि जो भी आपका विंड नीचे प्रेशर विंड के अकॉर्डिंग जो भी अपलिफ्ट फोर्स लग रहा है ना, जो हवा चल रही है नीचे की तरफ से ऊपर को पैनल को जो उठाएगी, तो आपका पैनल को ना उठा के आपके दोनों पैनल के बीच में से आपका विंड इजीली पास हो जाए। समझ गए ना? जो हवा चल रही है तो क्या होता है, कई बार देखेंगे ना कि जो कपड़ा होता है उड़ के किसी और के छत पे चला जाता है, क्यों? यही होता है कि पैनल आपको भी हवा जाते हैं, हाँ, पैनल भी जाते हैं। पैनल जाएंगे तो फिर वापस नहीं आते ना, कपड़ा वापस आ जाएगा। अभी अभी गए हैं सर, अभी 4 दिन पहले। अभी ये आंधी कल भी कल या परसों के डेट पे देखा था कि हैवी आंधी चल रही थी। हाँ। हमारा जो प्लांट था ये पूरा ऐसे ऐसे हिल रहा था, क्योंकि इसकी फाउंडेशन अभी हुई नहीं है। फाउंडेशन अपने को ड्रॉ करना है, अभी सिर्फ हमने क्या किया है, गड्ढा करके एंकर फास्टनिंग करी है और स्ट्रक्चर अपना खड़ा कर दिया है। तो आज उस पर वाटर प्रूफिंग का काम हो जाएगा, कल फाउंडेशन बन जाएगा, तो अपनी पूरी प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाएगी। तब जाके हम इस स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया था वीडियो में, तब जाके हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पैनल लगाएंगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आ जाए। 20 mm का गैप दिया ना बीच में दोनों के? 20 mm का गैप देते हैं ताकि जो भी विंड का फोर्स है वो अपने पैनल के ऊपर ना पड़ के क्या हो जाए, दोनों पैनल के बीच में जो एयर वेंटिलेशन के लिए हमने गैप बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें अपनी विंड वहाँ से आपकी पास हो जाए। अब कुछ नहीं करना, अब इसको कंटिन्यूसली इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी अरे कमांड चला देते हैं। अब मैं वॉकवे कहाँ देता हूँ वो भी बता देता हूँ। ये हमारा लैंडस्केप है कि पोर्ट्रेट है, जहाँ मैं पैनल लगा रहा हूँ, लैंडस्केप लगा रहा हूँ कि पोर्ट्रेट लगा रहा हूँ? पोर्ट्रेट। ये अपना पोर्ट्रेट है। आपने को इसके बीच में तो गैप दे दिया, लेकिन इसके बीच में भी तो गैप होगा नीचे से ऊपर। हाँ, वो भी रहेगा, उसमें भी 20 का रहेगा। 20 का रख दिए। अब अपने यहाँ पे क्या देंगे, इसके बीच में अब हम कितना गैप देंगे, 800 mm। इस पॉइंट से उठाया, इस पॉइंट पे क्या किया मैंने, पेस्ट कर दिया, मूव किया, 800 किया, एंटर। हमने 800 क्यों दिया, हमने 800 इसलिए दिया क्योंकि अपने को इसके बीच में वॉकवे देना है। वॉकवे समझते हो ना क्या होता है? 300 की मेटल। चलने के लिए वर्किंग है, ताकि आप मूवमेंट करो शेड के ऊपर, तो आपका क्या होगा, जलने के लिए एक प्रॉपर वे मिले, प्रॉपर एक पाथ मिले। वॉकवे के क्या रूल है सर? जैसे आपने 2 मॉड्यूल के एरे के ऊपर दिया है, ऐसा कोई है कि 2 एरे के बीच में देना है या 3 एरे के, कैसे? बताता हूँ, 1 मिनट, पहले से वॉकवे को प्रॉपरली बना लो। ये आपका जैसा वॉकवे है, हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम वॉकवे के लेफ्ट साइड भी 5 मीटर कवर कर सकते हैं और वॉकवे के राइट साइड भी हम 5 मीटर कवर कर सकते हैं, समझे? हमारे पास जो क्लीनिंग के लिए वाइपर आता है ना, वाइपर, हम पैनल क्लीनिंग करते हैं तो वाइपर उसकी जो लेंथ होती है वो 5 मीटर के लिए स्टैंडर्ड लेंथ होती है, यानी 5 मीटर के आपकी पैनल आराम से इजीली क्लीनिंग हो जाएंगे। उसमें आपको ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा एफर्ट या ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली यहाँ पे पानी की लाइन चला दोगे, इसी वॉकवे के साथ साथ क्या चलती है, एक वाटर की लाइन चलती है, वाटर में सप्लाई की लाइन चलती है। जब आप MCS लेआउट करोगे ना, मॉडल क्लीनिंग सिस्टम लेआउट, उसमें जहाँ वॉकवे रहेगा उसके साथ साथ आपको क्या लेके जाना पड़ेगा,
वाटर लाइन लेके जानी पड़ेगी पानी की सप्लाई के लिए। आप यहाँ से नोजल इसको ओपन करोगे, यहाँ से आपने लगाया, यहाँ से 2 पैनल यहाँ से क्लीनिंग कर लिए, 2 पैनल यहाँ से क्लीनिंग कर लिए। तो वॉकवे हमें ऐसी जगह देना है जहाँ से अपने वॉकवे की लेंथ भी कम से कम लगे, और हमारे पास वॉकवे के राइट साइड और वॉकवे के लेफ्ट साइड भी अपने पास 5-5 मीटर से ज़्यादा गैप ना हो। तो मैं अगर यहाँ पे वॉकवे देता हूँ तो मैं इधर भी 5 मीटर का गैप मेंटेन हो जाएगा और इधर भी मेरा 5 मीटर का गैप मेंटेन हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा पैनल कंटिन्यूसली लगाना स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे गैप रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? अगर नीचे सर दो दो एरे के बीच में रखा है तो यहाँ पे भी रखना चाहिए। ऊपर से सफाई हो जाएगी उसकी, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ऊपर से छोड़ेंगे तो। वो रिच के पास हो गया बिल्कुल। नहीं रखना चाहिए। मैं इसको क्या करता हूँ 500 एम नीचे कर लेता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे कितना है 1500 है। ये देखो मेरे 1500 है। अगर मैं 1500 कर रहा हूँ तो मेरा बिल्कुल क्या हो रहा है, रिच के ऊपर पहुँच जा रहा है। तो मुझे अगर कैपेसिटी ज़्यादा लगानी है तो मैं क्या करूँगा, इसको 500 एम यानी 1 मीटर अपने को रखना ही रखना है, एक पर बट कुछ नहीं करना। 1 मीटर से हम कम नहीं रख सकते। मैं इसको 1200 कर लेंगे। 1200 कर लो, 1500 कर लो, मतलब 1 मीटर आपको मिनिमम 1 मीटर आपको लेके चलना ही चलना है। ठीक। ये आपने देखो तो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। अब मैं इसके बीच में कितना गैप मेंटेन करके रखा है वो देख लो। एक पैनल से, इस वाले पैनल से और इस वाले पैनल के बीच अपने को 800 mm का 800 mm का गैप मेंटेन करके रखना ही रखना है। क्यों? इसके बीच में हमारे डीसी केबल का कंडक्टर पाइप भी जाएगा, इसके अंदर हमारे इसी दोनों के बीच में अपना मॉडल क्लिनिक का सिस्टम का पाइप भी जाएगा, इन्हीं के बीच में हमारा वॉकवे भी जाएगा। तो वॉकवे की जो विड्थ होती है वो 310 mm की होती है। कंडक्ट पाइप की जो होती है डाया वो अपना 50 से 60 mm 100 mm जो भी होता है उसका होता है। वॉकवे 50 से कितनी है? 310 310। ओके। अब अपने को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको मूव कर देंगे कितना, 500 करके चेक करते हैं। 800 नहीं, 800 करेंगे तो बिल्कुल रिच पे जा रहा है, कोई नहीं 800 कर देते हैं, 300 और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसके और इसके बीच में गैप देखो कितना है, ये हो गया अपना 800 आ गया। 820 है, 20 कम कर देंगे, कोई नहीं। अब हम यहाँ पे वॉक पे देंगे और एक वॉक पे कहाँ डाल देंगे हम, इस पॉइंट के इसके बीच में डाल देंगे। मेरा ऑप्शन था कि वॉकवे के लेफ्ट साइड में 5 मीटर का गैप हो, वॉकवे के राइट साइड में 5 मीटर का गैप हो। तो हम अगर वॉकवे के इसको इधर इस पॉइंट पे देते तो वॉकवे के राइट साइड में भी ये दोनों, ये वाले पैनल और ये वाले पैनल क्लीनिंग कर सकते हैं और ये वाला भी क्लीनिंग कर सकते हैं इस वाले वॉकवे पे। और इधर से देखते तो ये वाला पैनल भी क्लीनिंग हो जाएगा, ये वाला क्लीनिंग हो जाएगा। तो अपने वॉकवे क्या सिर्फ 2 यूज़ हुए, 2 यूज़ करके ही अपना क्या हो गया, पूरा प्लांट को हम इजीली ऐसी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे तक लेके जाएंगे। तो अपने जितने अपने नंबर ऑफ पैनल्स आ रहे हैं वो निकाल लेना और वॉकवे की प्लेसमेंट को आगे एक्सटेंड कर लेना। और सेम जो यहाँ पे करोगे सेम यही अपने को फार्मूला अदर साइड भी देखना है। अभी शैडो वैडो का पार्ट इसमें मत कंसिडर करो, आप कंटिन्यूसली पैनल लगाना और इस रूफ को कितनी कैपेसिटी आ रही है वो मुझे फ्रिज करके बताना। मैं ये चीज़ें गूगल क्या कहते हैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ सेम कैड पे। और इसके साथ साथ सिर्फ इसी के ऊपर मत डिजाइन करना, इसके साथ मुझे 3-4 और शेड लेना रैंडमली कोई सा भी, और उनके ऊपर भी मॉडल प्लेसमेंट करके फाइनल करना कि कितनी किसकी कैपेसिटी आ रही है। ये सारे एक दूसरे को कॉपी पेस्ट मत करना, ये आपका एक कॉमन रहेगा। कोई भी ले सकते हैं ना, ये आपका जो एक भेज रहा हूँ ये आपका कॉमन रहेगा, इसके ऊपर तो निकाल लेना। इसका ऑलमोस्ट सबका सेम ही आएगा कैपेसिटी, जिसका जितना जो है। ये मैंने पैनल जो लिया है वो पैनल अपने अकॉर्डिंग ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला शेड पे कैपेसिटी कितनी आ रही है वो चेक कर लेना, ये कॉमन है सबके लिए। इस वाले शेड पे तो काम करना ही करना है। प्लस में अपने इसके साथ साथ 3 शेड का और डिजाइन बना के देना है। 3 मतलब 3 शेड, 3 शेड नहीं 3 शेड का सेम जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया है, कितना कहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करना है, कहाँ वॉक पे देना है, उसके साथ साथ बिल्कुल उस पर कैपेसिटी फ्रिज चाहिए कल, मतलब क्लास से पहले। तो फिर हम कल इसको फाइनलाइज कर देंगे मॉड्यूल लेआउट्स को,
कि आरसीसी पे कैसे क्या कंक्लूजन है, टी शर्ट पे क्या। आरसीसी पे कुछ नहीं है। आरसीसी पे जैसे हमारा जहाँ स्लोप है उसी साइड अपने को क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे हमने 1500 मेंटेन किया था, सेम यहाँ से अपने को कितना मेंटेन करना होता है, 1 मीटर। 1 मीटर अपने को ऑफसेट देना होता है आगे से। उसके बाद हम कंटिन्यूसली पैनल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सर मैं ऑटोकैड अपना शेयर करूँ ना 1-2 मिनट के लिए? 1 मिनट, मैं इसको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट ये किया, इसको स्काईलाइट रोटेट से नहीं किया, रहेंगे क्या सेटबैक? आरो एंटर। क्या स्काईलाइट और ये फैन जो है इनसे नहीं सेटबैक जाएंगे? स्काईलाइट और जो आपके टर्बो वेंट्स है इसमें क्या करना है आपको? इनसे सेटबैक भी देंगे? मतलब वो कह रहे हैं शैडो वेडो का। मतलब भाग हुए शैडो वैडो का कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझा रहा, अभी सिर्फ पैनल लगा के कैपेसिटी फ्रीज करो। शैडो तो मैंने जहाँ पैनल लगाया इसके ऊपर भी आ रही है, फिर देखो ना। तो मैं भी शैडो अभी हमें इग्नोर करना है, मतलब शैडो इग्नोर करनी है अभी है। शैडो का टॉपिक अभी हमने कवर ही नहीं कराया, तो अभी इग्नोर ही मारो। जब कवर हो जाएगा तो फिर इग्नोर मत मारना, फिर उसको सीरियसली लेना। नहीं मतलब कुछ स्टैंडर्ड होता होगा ना, जैसे स्काईलाइट से सेटबैक देना है या इससे फैन से देना है? इसका जो 1 मीटर का गैप है इसका ऑफसेट ले लेना कितना, 1.5 टाइम्स। ये क्या नाम है, स्काईलाइट और ये फैन, मतलब ये क्या था फैन? ये 1 मीटर का मेरा ऑफसेट है, तो मैंने क्या किया 1500 का डाया बना दिया, एक 1500 डाया का अपना, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका ऑफसेट ले लिया। अगर 1 मीटर की हाइट है तो जितने भी जिस ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर दो कितना, 1.5 गुना उससे, 1.5 टाइम। 1 मीटर की है तो आप 1 मीटर के तो आप 1.5 मीटर का ऑफसेट ले लो, 5 मीटर के तो आप 7.5 मीटर का ऑफसेट ले लो, और 2 स्काईलाइट मीटर के में तो आप 3 मीटर का ऑफसेट ले लो चारों तरफ से। ये आपका Skylight मैनुअली है। 1.5 टाइम? 1.5 टाइम, 1.5 गुना, जितना जिसका हाइट है h मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम्स। और स्काईलाइट स्काईलाइट तो आपका टी शर्ट का पैनल बराबर ही लगता है, उसकी हाइट थोड़ी ना होती है, तो उसका ऑब्जेक्ट शैडो थोड़ी ना इसके आएगा। आसपास थोड़ा स्पेस छोड़ना है या फिर बस बस उसको कवर नहीं करा, बस इतना हो जाए, इतना पूरा रखना है। उसके पास चिपका सकते हैं पैनल का, स्काईलाइट से थोड़ा टच कर एक कल बनाओ, लेआउट बनाओ, स्काईलाइट को कवर नहीं करना, बस वो जो अभी डाउट्स पूछे हो कल के जब बनाने बैठोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। आसपास कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आपको मुझे यहाँ से 500, यहाँ से 500, यहाँ से 500, यहाँ से 500 छोड़ना है। अगर पैनल इसके ऊपर आ रहा है, जैसे कि मान लो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये पैनल मेरा इसके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एक पैनल मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जब ये दोनों पैनल डिलीट होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इतना स्पेस बच जाएगा, यहाँ से इतना स्पेस बच जाएगा। तो इसमें अपने को कोई साइज छोड़ने की जरूरत थोड़ी ना है, बस ये है कि इसको कवर मत करना। और जो इसकी थिकनेस होती है वो आपकी लगभग 800 mm 900 mm की इसकी चौड़ाई होती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो वो अपना पैनल ऑलरेडी वो 1300 का है, तो इतना कोई टेंशन नहीं है। अगर ना भी इसके ऊपर पैनल लगाए तो भी 200 से 300 mm ऑटोमेटिकली साइड से छूट जाएगा। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। नहीं होगी तो कल की क्लास है ना, कल की क्लास में कुछ सीखेंगे नया, उसमें क्या था। सर एक बार सर इसका पाथवे का बता देना, गैप कितना रखना है इस पैनल के जहाँ जहाँ आप वॉकवे दोगे उसके बीच में अपने को 800 mm का गैप मेंटेन करके चलना है, 800 mm। वॉकवे का 310 है। वॉकवे को तो आप रैंडमली 310 उसकी विड्थ होती है, इसके भी 3-4 साइज है स्टैंडर्ड, लेकिन आप 310 से लेके करना। आई का आता है आपको 272 का भी आता है, एक 310 का भी आता है, एक 400 कुछ का आता है। तो आप 310 वाले ही हमारा नॉर्मली मोस्टली 99% साइड पे यूज़ होता है, तो आप 310 वाले लेके चलना। इसको कहीं भी लगा देना, कोई टेंशन नहीं है, पर एक पैनल जहाँ जहाँ आप वॉकवे पर प्लान कर रहे हो उसके बीच के पैनल में 800 mm का गैप होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे सर आपने 2 पैनल के बाद लगाया और यहाँ पे 3 पैनल के बाद लगाया, ये सर क्या कॉन्सेप्ट है? ये बताया ना, अपने पास 5 मीटर का जगह होना चाहिए, 5 मीटर वॉकवे के लेफ्ट और 5 मीटर वॉकवे के राइट। अपने पास इजली क्लीनिंग के लिए, इजली O&M के लिए और इजली हर चीज़ के लिए इजली हो जाता है चीज़ें। तो एफर्ट लगाने की इतना दिक्कत या इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसके लेफ्ट में हम 5 मीटर फिर छोड़ेंगे ना? फिर अगर आप मान लो कि ये पैनल यहाँ पे है, ठीक है, ये शेड मान लो कि ये है नहीं है, शेड आपका गया, आपका पैनल एक कंटिन्यूसली लग रहा है,
ये आपका पैनल यहाँ लग गया। अरे नहीं, मैं इस साइड वाला नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जैसे लेफ्ट साइड में लगाएंगे ना अब हम पैनल्स। एक मिनट, एक आप यहाँ पे पहले वो तो क्लियर करो। कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, मान लो कंटिन्यूसली है तो आपका पैनल जो है यहाँ लग गया, वॉकवे यहाँ लग गया। तो अब हमारा क्या होगा, दोबारा हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमें नंबर ऑफ वॉकवेज की क्वांटिटीज कम करनी है। तो हमने यहाँ पे 2 के बाद दिया क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 मीटर यहाँ से इजिली हमारा कवर हो जा रहा है। ये हमारा 5 मीटर कवर हो गया ना यहाँ तक। देखो 4600 कुछ आ रहा है, 4700, 5 मीटर तक कवर हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत है? नहीं। ये तो हो रहा है। नहीं है, ये कवर हो गया। सेम यहाँ से हमारा 5 मीटर 2 पैनल कवर कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे को यहाँ से इस वॉकवे पे चलेंगे तो 2 पैनल ये भी तो कवर हो जाएगा ना इससे, यहाँ से। हाँ, ठीक है। और 2 पैनल हमारे यहाँ से भी कवर हो गए, ये वाले। तो हम वॉकवे को कम लगाने के चक्कर में हम 4-4 पैनल पर हमारे पास जब जा रास्ता है कि 5 मीटर यहाँ से कवर कर लेंगे इस वॉकवे से, 5 मीटर ऊपर वाले से यहाँ 5 से मीटर का कवर हिसाब करेंगे। लेके चलेंगे। 5 मीटर इज द स्टैंडर्ड, मतलब आप 5 मीटर का ही रेफरेंस पकड़ के तब डिजाइन करना प्लांट, ये वॉकवे कहाँ कहाँ देना है। और ऐसा डिजाइन करना है कि वॉकवे हमारी कम से कम लगे। ठीक है। ये शेड पे ही अलाउ करता है ना ये? शेड पे ही सिर्फ वॉकवे लगता है और कहीं नहीं लगता वॉकवे। जैसे मेगावाट के प्रोजेक्ट होते हैं उनके बीच में भी चलने के वो रहते हैं, ग्राउंड ग्राउंड पे नहीं माउंटेड। रहेंगे, छत पे नहीं रहेंगे, आपका टीन शेड का प्रोजेक्ट रहेगा, वहाँ पे आपका वॉकवे लगेगा। नहीं, जैसे ग्राउंड ग्राउंड पे मेगावाट के प्रोजेक्ट होते हैं उनके बीच में भी गैप होता है आने जाने का। अरे वो आने तो जाने का फ्लैट गैप होना होता है अपने लेकिन दूसरे गैप तो अपने आप बन जाता है वो तो। तो शैडो के शेडो उससे वो तो बचाने शेडो के के लिए, लिए होता है। शैडो के लिए भी करेंगे तो गैप बन जाएगा वो तो। ये हम वॉकवे होता है हमारा, ये कुछ पीला कलर का कुछ ऐसा दिखता है भाई। ये क्या है, ये आपका पीला कलर का जो ये वॉकवे तो है, ये पीला कलर का जो जा रहा है ये आने जाने के लिए रास्ता होता है, सिर्फ टी शर्ट पे लगता है। तो इसलिए लगता है कि आपका इजीली आप टी शर्ट के ऊपर इधर से उधर भागा दौड़ी कर सको। क्योंकि आपको जब कोई पैनल खोलना है, कोई पैनल टाइट करना है, क्लीनिंग करना है, कुछ तारे बदलनी है, कुछ भी करना है, तो आप वॉकवे के सहारे इजीली कर सकते हो, आना जाना मूवमेंट आपकी हो जाए। और ये हैंड लेकिन रेल भी सर मैंडेटरी है ना? हैंड रेल मैंडेटरी नहीं है, हैंड रेल एज पर रिक्वायरमेंट होती है। क्लाइंट अगर एग्री है कि हाँ हमें पेमेंट, क्योंकि हैंड रेल और जितने एसेसरीज बढ़ाओगे आपका क्या आगे, कॉस्ट भी तो बढ़ रहा है ना उसके साथ साथ। हाँ। जितना आप उसमें चीज़ें एसेसरीज ऐड करते जा रहे हो, हैंड रेल दे रहे हो, सेफ्टी लाइन दे रहे हो, सारी चीज़ें देते जा रहे हो, तो उसके साथ साथ आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। क्लाइंट कह रहे हैं नहीं मुझे 10 रुपये में प्रोजेक्ट लगाना है, तो 10 रुपये के हिसाब से फिर वो चीज़ें 10 रुपये वाली करोगे ना चीज़ें मेंटेन। कि हैंड रेल हटा देंगे तो हमारी कॉस्ट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो जो चीज़ से हमें काम चल सकता है वो चीज़ लगाओ, जिस जो काम हमारी मतलब अननेसेसरी यूज़ है कि हमारे उसके बिना काम नहीं रुकने वाला, तो वो चीज़ हटा दो। क्योंकि क्लाइंट के सामने सारी चीज़ें डिपेंड है, आप खुल के उससे बोल दो कि सर ये चीज़ लगाओगे इतना कॉस्ट आ रहा है, ये चीज़ है, आप ये चीज़ हटा रहे हो तो इसकी वजह से इतना कॉस्ट डिफरेंट हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी आने जाने में। ऐसे वॉकवे नहीं लगाना चाहता क्लाइंट कि हाँ मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, तो सीधा बोल दो कि अगर केबलें चेंज करनी है, तारे चेंज करनी है, तो उसमें सेफ्टी के लिए आपका वॉकवे से अगर नहीं लगाओगे तो आपका टी शर्ट से पैर स्लिप होता है बारिश के टाइम में, कभी भी किसी के टाइम में, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। या आपका डीसी केबल आपने टी शर्ट से टच हो गया, आप पूरी डीसी केबल आपको टी शर्ट में फैल गई, आप अगर वॉकवे नहीं दे रखे उस टी शर्ट के ऊपर चल रहा तो आपको शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है। मल्टीपल चीज़ आप बोलोगे तो क्लाइंट को चीज़ को एग्री करने के लिए, कन्विंस करने के लिए काफ़ी है। और रीजन जो भी बताओ वो वैलिड होना चाहिए। तो भाई हम्म। इसमें हमारा जैसे हमने कोई डिजाइन बनाया तो किसी डिपार्टमेंट में पास होने के लिए नहीं जाता, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता है। तो यूटिलिटी में जाता ही है ना, यूटिलिटी करती है। जो भी आपका डिस्कॉम है वो बिना एसएलडी के चीज़ें अप्रूव नहीं करेगी। अच्छा, मॉडल लेआउट, एसएलडी और अर्थिंग लेआउट, ये 3 तो चीज़ चाहिए चाहिए। ये देखो अभी ये ठीक तो दिखाता है। हूँ कह मैं रहे हो आपको। ना कि क्लाइंट क्लाइंट चाहता है कि वॉकवे ना हो, तो वही चीज पूछ रहा था। रुको सेफ्टी शायद तो मैं वो फर्स्ट दिखाता हूँ। प्रायोरिटी होती होगी ना।
तो फिर हेलो, जो ड्राइंग्स बनाई थी, हाँ हाँ, मैं शेयर करूं सर? 1 मिनट, बस होने वाला है, उसके बाद शेयर करते रहना। हम्म। कुछ व्हाट्सअप लॉगिन नहीं हो रहा क्या? जो ड्राइंग थी वो हमारी एनपीसीएल में गई थी, नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो उनके कुछ कमेंट्स आए थे, वही मैं शो करने वाला था कि जो भी आप ड्राइंग बनाओगे वो आपके लिए नहीं है, वो पूरे जहाँ जहाँ उसका यूज़ है वो पूरे सर्कल में घूमेगी वो चीज़ें। आपने क्रिएट करी है तो वो चीज़ें आपके गवर्नमेंट वाले बंदे के ऑफिस में भी जानी है, वो बंदे आपके एनसी टीम में भी जानी है, और वो बंदे क्लाइंट के वो ये सेम एसएलडी वो आपके क्लाइंट के पास भी जानी है। तो जो भी आप लेआउट्स बनाओगे ना वो सारी चीज़ें घूमने वाली है आपकी। जैसे कि अपना कुछ था, तो ये सेफ्टी डिपार्टमेंट में तो नहीं आती इसमें, मतलब जैसा अपन पाथवे नहीं दे रहे हैं या ये देखो, प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं रिलेटेड। ये आपके या एनपीसीएल फिर में जो हैंड रेल। ये एनपीसीएल की तरफ से कुछ कमेंट आया था, जो मैंने बनाई थी एसएलडी, कहा था कि सारी चीज़ें आप इसमें ऐड और करके दो। ये तो सोलर की एसएलडी होगी, लेकिन क्लाइंट की एसएलडी थी जो कि उसका ट्रांसफार्मर लग रहा है, वीसीबी लग रहा था, पैनल, एक ग्रिड साइड से उसकी लाइट आ रही है, ये सारी चीज़ें क्या था इसमें और ऐड ऑन करके फॉरवर्ड कर देना। ये हमारी अर्थिंग टेस्टिंग की थी, जो हमने अर्थिंग किया था उसके टेस्टिंग की फ़ोटो खींच के हमने कहाँ डाला था, ये डाला था हमने एनपीसीएल नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा का प्लांट है ये उसके जो कमेंट्स थे वो उसने फॉरवर्ड किए हैं। क्या है ये, एसीडीवी एसपीडी अपनी अर्थिंग होनी चाहिए, एलए की हाइट थोड़ा कवर्ड होना चाहिए, इनकवर्ड था, और जो सोलर की मॉडल टू मॉडल अर्थिंग है वो होना चाहिए। ये उसका क्या था, ये एनपीसीएल की तरफ से कमेंट आया था। तो ये सिर्फ ड्राइंग आपके लिए नहीं है, ये ड्राइंग आपकी पूरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएगी, जहाँ मर्जी वहाँ इसको भेज सकते हैं। ठीक है, कुछ पूछना और? उसमें मॉड्यूल लेआउट की नहीं आती क्या, मतलब गवर्नमेंट को, कि इसमें जैसे अपन फायर रिलेटेड नहीं दे रहे हैं, पाथवे अगर नहीं दे रहे हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। वो पंच पॉइंट लिख के दे देगा ना, जैसे मेरा भी पंच पॉइंट आया था ना एसएलडी पे, सारी चीजें लिखी थी क्या क्या करना है अपने को चेंज। हाँ, वो पाथवे वॉकवे पे नहीं देता है, मतलब वो नहीं नहीं नहीं, आती ना, वॉकवे पे नहीं मॉड्यूल देगा, लेआउट अपने में जाता इलेक्ट्रिकल चीजों पे देगा ना। वॉकवे चले ना चले उसको क्या रहने देना। वो तो पता ही है ना कि वॉकवे तो पैसा पे डिपेंड करता है ना क्लाइंट के। यूटिलिटी रिजेक्ट नहीं करता इस चीज को। यूटिलिटी सिर्फ अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अर्थिंग और सारी चीजें चेक करता है, और उसका कोई यूज नहीं है। आप वॉकवे लगाओ नहीं लगाओ, हैंड्रेल मतलब इसमें लगाओ नहीं लगाओ, मतलब सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं है मतलब। सेफ्टी आप डिपार्टमेंट में walkway- सब उसी का खेल है, क्या बताऊं। छोड़ो, क्लास रिकॉर्डिंग है ये। फैसिलिटी